अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर गिटहब पढ़ा था हमने, है ना? याद है सबको गिटहब के बारे में? ठीक है। अच्छा, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में या इसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका क्विज होगा HTML का। सही है? HTML की तैयारी है सबकी? सारे टैग्स के बारे में पता है, किस टैग का क्या काम होता है, सारी चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है। अगर नहीं है तो आप उसको तैयारी कर लें। बुक का मैंने नाम आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, आप वो बुक को तरीके से एक दफ़ा पढ़ लें। सही है भाई? HTML के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स इंक्लूड हैं। सही है भाई? अच्छा, आपका जो क्विज़ होगा वो MCQs बेस्ड होगा। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कितने क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम पे पता चल जाएंगी। तो क्विज़ का आपको पहले भी पता है कि अगर आप क्विज़ में फ़ेल होते हैं तो आगे मॉड्यूल के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। सही है भाई? तो क्विज़ की तैयारी आपने सही से कर दी है। आपका नेक्स्ट क्लास में या उसके बाद वाली क्लास के अंदर क्विज़ है। सही है? जैसा भी होगा मैं ग्रुप के अंदर आपको बता दूंगा। सही है भाई? अच्छा भाई, गिटहब को देख लें या HTML के अंदर कोई ऐसी चीज़ रहती है जिसको मैं रिवीजन कराऊं दोबारा? गिटहब देख लें। हाँ भाई, इधर से। ठीक है। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर सबसे पहला काम हमने यहाँ पे किया था, जल्दी से आ जाता हूँ मैं अपने अकाउंट पे। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर सबसे पहला हमने यहाँ पे एक काम किया था, गिटहब डेस्कटॉप को डाउनलोड करने के बाद अपने लोकल PC पे इंस्टॉल किया था। सही है भाई? आप सब ने घर जाके डाउनलोड कर लिया इसको? अच्छा भाई, ये सिंपल आपने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक फ़ाइल डाउनलोड होगी, उसको exe को रन करने के बाद आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। सही है भाई? इसके बाद हमने क्या काम किया था, github.com के ऊपर आने के बाद अकाउंट साइन अप किया था। सही भाई? github.com के ऊपर आने के बाद हमने क्या किया था, अकाउंट साइन अप किया था। अच्छा भाई, सब ने कर लिया साइन अप? क्या? थोड़ा सा तेज बोलो। कलर कोई सा भी आ रहा है, ये अकाउंट बन गया है, साइन अप हो गया है। अच्छा, कलर से कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, यहाँ पे अकाउंट बनने के बाद मैंने आपको बताया था आप सिंपल किस में जाएंगे, प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे। सही है भाई? अच्छा, जैसे ही आप प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे, जैसे कि रेपोजिटरीज, प्रोजेक्ट्स, पैकेजेस, स्टार्स, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अभी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, रेपोजिटरीज। सही है? रेपोजिटरीज का मैंने आपको बताया था, जस्ट ये आपके प्रोजेक्ट का मेन फोल्डर है। रेपोजिटरीज क्या है, आपके प्रोजेक्ट का मेन फोल्डर है। अब आपकी प्रैक्टिस ये होगी, आप कोई भी कोड करेंगे, छोटा सा छोटा भी कोई कोड करेंगे, सबसे पहले गिटहब के ऊपर एक रेपोजिटरी बनाएंगे और उसके ऊपर कोड करेंगे। सही भाई? अब आपकी यही प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी सबसे पहले यहाँ पे मुझे जाना है रेपोजिटरीज के ऊपर। अच्छा भाई, यहाँ पे मुझे एक नई रेपो क्रिएट करनी है, नई रेपोजिटरी बनानी है। इसका मतलब मेरा एक नया प्रोजेक्ट है, उसके लिए मैं नया एक फ़ोल्डर बनाना चाह रहा हूँ। तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से न्यू कर सकता हूँ। अच्छा, न्यू करने के बाद ये मुझसे पूछता है कि नाम क्या रखना है आपने रेपोजिटरी का। सही है? क्या पूछता है ये, नाम क्या रखना है। अभी अगर मैं टेस्ट नाम रख दूँ तो यहाँ पर मुझे ये कह रहा है टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस अकाउंट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था, अगर आपने एक रेपो का नाम टेस्ट रख दिया तो दूसरे का भी टेस्ट नहीं रख सकते, नाम हमेशा यूनिक होगा। ठीक है? मैं चाहूँ तो टेस्ट 1 रख सकता हूँ। सही है? इसको अभी टेस्ट 1 रख देते हैं। सही है? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था आप वेबसाइट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं। सही है? वेबसाइट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं। अच्छा भाई, उसके बाद यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट का ऑप्शन होता है कि आपने इस रेपोजिटरी को प्राइवेट रखना है या फिर पब्लिक रखना है। सही है भाई? अभी फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ पब्लिक। सही है? पब्लिक का मैंने बताया था, अगर मैंने रेपोजिटरी को पब्लिक किया हुआ है, कोई भी आएगा मेरे अकाउंट पे इस रेपो को देख भी सकता है, अपने पास क्लोन करके चला भी सकता है। ठीक है? लेकिन उसके ऊपर कुछ चेंज नहीं कर सकता, उसके ऊपर कुछ चेंज नहीं कर सकता। अगर मैंने प्राइवेट रखा हुआ है अपनी रेपोजिटरी को, तो ना तो वो देख सकता है, और लाजमी सी बात है जब उसको कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही तो उसके ऊपर वो चेंज कैसे करेगा। अच्छा भाई, यहाँ पे रीडमी फाइल है हमारे पास, कि आप एक रीडमी फाइल को भी ऐड कर सकते हैं।
अभी के लिए आपके लिए ज़रूरी नहीं है रीडमी फाइल आप लगाएं, लेकिन रीडमी फाइल के अंदर मैंने आपको बताया था आप अपनी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है आपकी एप्लीकेशन किस तरह इंस्टॉल होती है, किस तरह इसको चलाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर बताते हैं। सही है भाई। अच्छा भाई, एक और हमारे पास यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या आपने गेट इग्नोर की फ़ाइल ऐड करनी है। इसको हम बाद में देखेंगे। सिंपल इसका ये मतलब होता है एक स्पेशल फ़ाइल बन जाती है। अगर मैं इस फाइल के अंदर कुछ रखूँ तो वो गिटहब पे नहीं आएगा। इसके नाम से ही पता चल रहा है गेट इसको इग्नोर करेगा। सही है। अभी फ़िलहाल ये आपके काम की चीज़ नहीं है, इसको हम रिएक्ट के अंदर देखेंगे। अच्छा, लाइसेंस का मैंने आपको बताया था कि अगला बंदा किस तरह कोड यूज़ करेगा ये आपने बताना है। सही है भाई। अच्छा, आप सारे स्टूडेंट काफ़ी लेट आ रहे होते हैं, कोशिश किया करें कि क्लास से 5 मिनट या 10 मिनट पहले आ जाएं कैंपस के अंदर। सही है भाई। अच्छा, अभी यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक कर सकता हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पे मेरे पास एक रेपोजिटरी बन गई जिसका नाम है test01। अभी ये जो रेपोजिटरी बनी है ये github.com के ऊपर बनी है। ये रेपोजिटरी github.com के ऊपर बनी है। मैंने आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस बताया था, गिटहब के ऊपर और गिट के ऊपर। गिटहब बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। गिटहब क्या है, बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अब ये क्लाउड क्या नई चीज़ है। क्लाउड का मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था, जिस तरह ड्राइव होता है, ड्राइव के ऊपर आप डेटा अपलोड करते हैं ना, और उसको किसी भी दूसरे मोबाइल से अकाउंट लॉगिन करने के बाद एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे गिटहब पे अगर मैंने कोड रख दिया, मैं किसी भी कंप्यूटर से अपना अकाउंट लॉगिन करूँगा और अपना कोड क्लोन कर सकता हूँ या उसके ऊपर कुछ चेंज कर सकता हूँ। अच्छा भाई, यहाँ तक तो चीज़ें आसान हैं। अभी जो हमने रेपो बनाई है ये github.com के ऊपर बनाई है। अभी जो इसके ऊपर मैं काम करूँगा रेपो के ऊपर, मैं अपने लोकल पीसी से करूँगा। ये दोनों चीज़ें समझ में आ रही हैं। रेपो जो बनी है वो github.com के ऊपर बनी है। मैं जो काम करूँगा, मैं जो कोड लिखने वाला हूँ HTML का, वो कहाँ लिखूँगा, लोकल पीसी के अंदर। इसका मतलब ये जो सेम रेपो है इसी का क्लोन मुझे चाहिए लोकल पीसी के अंदर। ऐसा है, सही है। अच्छा, इसके क्लोन करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। मैंने आपको सबसे आसान वाला बताया है। आप क्या करें, गिटहब डेस्कटॉप को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करें और सिंपल यहाँ से क्या करते हैं, सेटअप इन डेस्कटॉप। लेकिन ये करने से पहले, ये वाला काम करने से पहले आपने जाना है गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पे अपना वही सेम अकाउंट लॉगिन करना है। सही है भाई। कैसे होगा लॉगिन, फाइल में आप जाएंगे, ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे फ़िलहाल अभी मैंने लॉगिन किया हुआ है तो यहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन आ रहा है। अगर यहाँ पे लॉगिन नहीं होता तो सिंपल मैं क्लिक करता और कंटिन्यू विद ब्राउज़र कर देता हूँ। सही है भाई, यहाँ तक कोई मसला नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे एक गिट है कि इसके ऊपर चेंज कौन कर रहा है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है AI विद कासिम। अगर यहाँ से मैं कुछ भी कमिट करूँगा, कुछ भी चेंज करूँगा, तो इसका मतलब ये चेंज इस नाम से जाने वाला है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मिटा के अपना नाम भी अभी यहाँ पे लिख के और सेव कर सकता हूँ। सही है भाई। अच्छा भाई, अभी यहाँ पे मैंने जो रेपो को क्रिएट किया है, इस रेपो का क्लोन चाहिए गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर। सिंपल मैं क्लिक कर दूंगा सेटअप इन डेस्कटॉप और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ चीज़ें पूछ रहा है कि इसका जो लोकल पाथ है वो मैं कहाँ रखूँ, इसका जो लोकल एड्रेस है वो कहाँ सेव होगा। अच्छा भाई, यहाँ पे इसके अंदर आपने छेड़छाड़ नहीं करना। सही है। ये URL जो है ये आपके गिटहब के रेपो का URL है। अगर मैं देखूँ तो ये बिल्कुल वही URL है जो मेरे रेपो का है, github.com /मुज़म्मिल जावेद और / मेरे रेपो का नाम। सही है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मुझे लोकल पाथ के अंदर मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अभी ये सही जगह पे कर रहा है, बैच 18 के फोल्डर के अंदर कर रहा है, तो उसको रहने देते हैं। अगर मुझे चेंज करना होगा सिंपल मैं चूज़ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके जहाँ पे भी मुझे करवाना है वहाँ पे मैं कर सकता हूँ। यहाँ तक कोई मसला नहीं। इसके बाद सिंपल मुझे क्या करना है, क्लोन पे क्लिक कर देना है। अच्छा भाई, ये रेपो मेरे पास यहाँ पे क्लोन हो चुकी है। यहाँ पे अभी test01 आ रहा है। test01 मैंने गिटहब के ऊपर क्रिएट किया है और अपने लोकल पीसी के ऊपर मैंने उसका क्लोन भी बना लिया है। यहाँ तक कोई मसला
नहीं है। अभी मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके इसको VS कोड के ऊपर ओपन कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा फोल्डर कहाँ बना था हमें ऑलरेडी पता है, बैच 18/test1 के अंदर है ना। तो जल्दी से आ जाते हैं भाई, बैच 18D ड्राइव के अंदर है बैच 18, और यहाँ पे एक नया फोल्डर होना चाहिए, ये रहा लास्ट में test01 के नाम से। ये मेरा गिटहब वाला रेपो का क्लोन है, सही है भाई। जल्दी से मैं इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे गिट की फाइल के अंदर आपने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, सही है। गिट इसके अंदर अपने कमिट्स को स्टोर करता है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन रखता है। अभी मैं इस फाइल को, इस फोल्डर को ओपन करूँगा VS कोड पे, तो सिंपल CMD और यहाँ पे कोड स्पेस डॉट, सही है भाई। यहाँ तक कोई मसला है नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम एक index.html की फ़ाइल बना लेते हैं, सही है। जल्दी से यहाँ पे मैंने index.html की फ़ाइल क्रिएट कर दी है और यहाँ पे मैंने बॉयलर टेम्पलेट रख दिया, सही भाई। यहाँ तक कोई मसला। इसके बाद यहाँ पे जो कुछ भी आप चाहते हैं यहाँ पे टेबल का टैग यूज़ करें, H1 का टैग यूज़ करें, बोल्ड का टैग, एम्फेसिस, स्ट्रॉन्ग, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मेटा टैग वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है ना, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं रख रहा हूँ हेडिंग 1 दिस डेमो लिख देते हैं यहाँ पे, सिंपल डेमो प्रोजेक्ट। और यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर कुछ डेमो टैग्स भी रख देते हैं, सही है भाई। यहाँ तक कोई मसला। अभी ये दोनों एक ही लाइन में आएगा, अलग अलग? हाँ भाई, इधर से अलग अलग लाइन में आएगा, क्यों? ब्लॉक एलिमेंट है, H1 ब्लॉक एलिमेंट है और P भी ब्लॉक एलिमेंट है, सही है भाई। अच्छा, ये दोनों हमारे पास अलग अलग लाइन में आएगा। इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से देख भी सकता हूँ, इसका कॉपी पाथ कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा भाई, यहाँ पे हेडिंग भी हमारे पास आ चुकी है और यहाँ पे पैराग्राफ भी जो हमने रखा था वो सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कुछ भी अब हमने चेंज किया है, इस चेंज को देखने के लिए मुझे दोबारा से जाना है गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर। कहाँ जाना है? गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर। अच्छा, डेस्कटॉप के ऊपर ये सारी चीज़ें मुझे बता रहा है कि यहाँ पे ये वाली फाइल ऐड हुई है और यहाँ पे ये काम आपने किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्लस का साइन है, इसका क्या मतलब है? फाइल ऐड हुई है। अगर यहाँ पे माइनस होता और डॉट होता तो इस फाइल के अंदर कुछ चेंज किया हमने, बिल्कुल सही है। अभी फ़िलहाल इस फाइल को मैंने ऐड किया है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है और ये सारी चीज़ें आपने ऐड की हैं। और इस चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल कमिट कर सकता हूँ कि ये वाला काम मेरा हो गया, अब इसको गेट अपने पास तुम स्टोर कर लो, सही है। कमिट का सिंपल सा मतलब है गेट को हम बता रहे हैं अब ये चेंजेस अपने पास स्टोर कर लो। अभी मैंने क्या काम किया है, index.html की फ़ाइल को क्रिएट किया है। मैंने आपको बताया था ये नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है यहाँ पे ABCD या कुछ भी अजीब सा लिख दें, बाद में आपको ये मैसेज देख के समझना है कि इसके अंदर आपने क्या चेंज किया है, सही भाई। कोड भी आपको दिखेगा फाइल का, ये जितना भी चेंज हुआ पार्ट है ये सब कुछ भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन बेहतर यही है कि इसका नाम भी मीनिंगफुल होना चाहिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैंने क्रिएट index.html किया है, ये मुझे सजेशन भी यहाँ पे दे रहा है। सिंपल अभी क्रिएट index.html लिख देते हैं, सही है भाई। इसको अब मैं क्या कर सकता हूँ, कमिट कर सकता हूँ, सही है। अभी मैंने कमिट कर दिया, गेट को मैंने बता दिया कि यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल चेंज की है और उसके अंदर मैंने क्रिएट किया index.html को। अभी अगर मैं हिस्ट्री में आके चेक करूँ तो हाँ भाई, क्रिएट index.html का मैसेज मैंने रखा और उसके अंदर ये चेंज हुआ है, ये एक नई फाइल ऐड हुई है, सही है। इसने अपने हिस्ट्री के अंदर भी इसको मेंटेन कर लिया। अभी अगर मैं गिटहब पे आऊँ और यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे भी कोई भी फ़र्क हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो कुछ भी मैंने अभी चेंज किया है ये गिट पे किया है। कहाँ किया है? गिट पे किया है, गिटहब पे नहीं किया, सही है। जो कुछ भी मैंने चेंज किया है ये गिट पे किया है। अभी गिटहब पे मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक ब्रांच पब्लिश करनी है मेन की, सही है। बाय डिफ़ॉल्ट जो पहली ब्रांच पब्लिश होती है वो मेन की होती है। सबसे पहले ब्रांच पब्लिश कर लेते हैं ताकि वो सारी चेंजेस हमारे पास आ जाए। पब्लिश ब्रांच कर देते हैं, सही है। अच्छा, ये बता भी रहा है कि यहाँ पे हमारे पास करंट ब्रांच मेन की है, सही है, सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे अभी सिंपल मैंने क्या किया, पब्लिश ब्रांच के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आके अब मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे ये चेंजेस हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, सही भाई। यहाँ तक कोई मसला?
अच्छा भाई, अगर मैं index.html के अंदर आकर देखूं तो यही काम मैंने किया था। H1 के अंदर मैंने डेमो प्रोजेक्ट लिखा था, पैराग्राफ के अंदर मैंने ये डमी टेक्स्ट उठाकर रख दिया था। सही भाई, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना। अभी अगर यहाँ पे मैं कुछ भी नया चेंज करते जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक न्यू पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, न्यू पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। सही भाई, और यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, गिटहब पे जाकर देख लेंगे क्या हमने चेंज किया। अभी यहाँ पे डॉट आ रहा है, इसका मतलब है इस फाइल के अंदर अभी हमने कुछ चेंज किया है। यहाँ पे कोई एक नई फाइल क्रिएट नहीं की। सही भाई, अभी सिंपल यहाँ पे इस चीज़ को रहने देते हैं। यहाँ पे मैं एक नई फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ। सही है, यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं about.html के नाम से। सही है भाई, यहाँ पे भी हमने रख दिया जो भी इसका बॉयलर टेम्पलेट था वो सारी चीज़ें। और H1 के अंदर क्या रख दूँ, सिंपल अबाउट पेज रख देते हैं। सही है, और यहाँ पे एक सिंपल क्या बना लेते हैं, एंकर का टैग बना लेते हैं। सही है, और यहाँ लिखते हैं गो टू होम। सही है, अभी मैं अबाउट पेज के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पे मैंने एंकर का टैग बनाया है। सही है, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर यूज़र क्लिक करे तो वो कहाँ चला जाए। सही है, अभी मैं चाहता हूँ इसके ऊपर यूज़र क्लिक करे तो कहाँ जाए, स्लैश के पेज में। सही है, स्लैश के पेज में, स्लैश का पेज मेरा इंडेक्स का पेज है। सही है, index.html के अंदर चले जाए। सही है, मैं चाहता हूँ अबाउट के इस एंकर टैग के ऊपर अगर कोई क्लिक कर दे तो वो इस वाले पेज के ऊपर चला जाए। तो सिंपल मुझे इस पेज का पाथ देना है कि ये पेज कहाँ पे मौजूद है। अभी ये पेज इसी के सिबलिंग में मौजूद है, इसी के सिबलिंग में। तो जल्दी से मैं डॉट स्लैश लिख दूंगा और जहाँ पे भी जाना है उस पेज का नाम। सही है, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे गो टू होम कर रहा हूँ तो हम यहाँ पे होम पे आ रहे हैं। इसी तरह से मैं यहाँ से क्लिक करके यूज़र को अबाउट पेज के ऊपर भी नेविगेट करवा सकता हूँ। सही है भाई, जल्दी से आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंकर टैग और यहाँ पे लिखता हूँ गो टू अबाउट। और यहाँ पे मुझे क्या लिखने की ज़रूरत है, डॉट स्लैश, क्योंकि ये सिबलिंग के अंदर मौजूद है, और about.html। सही है भाई। अच्छा, अभी यहाँ पे आके इसको चेक करते हैं कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं। सही है भाई, यहाँ तक कोई मसला। अच्छा, यहाँ पे अभी ये जो एंकर का टैग है ये मुझे नेक्स्ट लाइन पे नज़र क्यों आ रहा है, जबकि एंकर टैग तो हमने पढ़ा इनलाइन एलिमेंट होता है। एंकर टैग तो इनलाइन एलिमेंट होता है। जी भाई, पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए पैराग्राफ इसको अपने लाइन के अंदर इंटर होने नहीं दे रहा है। सही है भाई। अच्छा, यहाँ पे अभी जितना कुछ भी मैंने चेंज किया है, अब ये सारा चेंज मैं आके गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर देख सकता हूँ। गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल परफेक्ट बता रहा है कि index.html के अंदर आपने मॉडिफिकेशन की है। हाँ भाई, हमने ये 2 लाइन की मॉडिफिकेशन की है, न्यू पैराग्राफ और एंकर टैग हमने लगाया है। एक आपने नई फाइल भी ऐड की है, प्लस का साइन दिख रहा है, एक आपने नई फाइल भी ऐड की है। सही भाई, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये सारा काम मैंने किया हुआ है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये सब कुछ चेंज मैंने किया है। अभी मैं चाहूँ तो इसको दोबारा से कमिट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैसेज क्या होना चाहिए, हाँ भाई मैसेज क्या होना चाहिए, ऐड एंकर टैग है ना, इन इंडेक्स और कॉमा लगाकर अबाउट पे। सही है, मैं चाहता तो यहाँ पे ABCDEF भी लिख के इसको कमेंट कर सकता था, लेकिन मैसेज मेरा हमेशा मीनिंगफुल होगा। तो जल्दी से यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे अभी जितना कुछ भी मैंने किया है ये सब लोकल कमिट हुआ है। अगर मैं हिस्ट्री में आके चेक करूँ तो यहाँ पे कमिट तो हो गया है, लेकिन ये गिटहब के ऊपर तब तक पुश नहीं होगा जब तक मैं इसको यहाँ से पुश कर नहीं दूँ। सही है, सिंपल। अब आपने पब्लिश ब्रांच तो ऑलरेडी कर दिया है, ब्रांच आपकी बनी हुई है। आप इस मेन के ऊपर अब क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। इस मेन के ऊपर मैंने जल्दी से पुश कर दिया। सही है भाई, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अभी यहाँ पे अगर मैं आके देखूँ तो यहाँ पे सारी चेंजेस मुझे नज़र आ रही होंगी। अच्छा भाई, यहाँ पे मैंने न्यू पैराग्राफ ऐड किया और एंकर टैग लगा दिया था। अब यहाँ पे एक नया पेज भी होना चाहिए जिसका नाम था about.html। सही है, और वो जो कमिट मैसेज मैंने लिखा था वो भी यहाँ पे मुझे साथ साथ नज़र आ रहा है। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी अपने कमिट्स को चेक कर सकता हूँ।
किस टाइम पे किस कमिट के ऊपर मैंने क्या चेंज किया है। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कमिट्स का, ये बता रहा है अभी तक आपने इस रेपोजिटरी के ऊपर 2 कमिट्स कर दिए। जल्दी से मैं इस पर क्लिक कर लूँगा, सही है। यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि पहली दफ़ा आपने क्रिएट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल करने के बाद कमिट किया है, दूसरी दफ़ा आपने ऐड एंकर टैग इन इंडेक्स, ऐड अबाउट पेज, ये दोनों काम करने के बाद कमिट किया है, सही है। अगर मैं फाइल के अंदर देखना चाहूँ क्या चेंज मैंने किया था, सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये मुझे बता रहा है 2 फाइल के अंदर चेंजेस हुए हैं। एक तो ये वाली फाइल नई ऐड हुई है, देखो प्लस 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 दिख रहा है, सही है। और यहाँ पे इस फाइल के अंदर मैंने 2 लाइन ऐड की है, तो यहाँ पे प्लस प्लस दिख रहा है और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है, सही है। अगर यहाँ पे माइनस दिखता है इसका मतलब होता है ये इस लाइन को मैंने रिमूव किया, सही भाई। यहाँ तक कोई मसला है? आसान है ना यहाँ तक? अच्छा भाई, यहाँ पे जितना भी अभी मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं अकेला बंदा काम कर रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पे मैंने एक ही ब्रांच रखा हुआ है और सारी चीज़ें मैं उसी ब्रांच के ऊपर पुश करता जा रहा हूँ। मैंने आपको गिटहब का फ़ायदा बताया था कि गिटहब का एक फ़ायदा तो ये है आपका कोड लॉस नहीं होगा। आप जो कुछ भी काम करेंगे गिटहब के ऊपर साथ साथ कमिट करके पुश करते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपका कोड कभी भी लॉस नहीं हो। दूसरा फ़ायदा मैंने आपको ये बताया था कि इसके ऊपर मल्टीपल बंदे काम कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल बंदे काम कर सकते हैं, या मैं एक अकेला बंदा भी इसमें से मल्टीपल ब्रांच निकाल के काम कर सकता हूँ। अकेला बंदा ब्रांच क्यों निकालेगा? फॉर एग्जांपल मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है, वो बिल्कुल प्रॉपर चल रही है, मैं चाहता हूँ कि अभी मैं उसके मेन ब्रांच के अंदर कुछ चेंज करूँगा ना तो मेरी एप्लीकेशन ख़राब हो जाएगी। मैं एक ब्रांच निकालूंगा मेन से, उसका सारा कोड आ जाएगा दूसरी ब्रांच के अंदर, अब मैं उस ब्रांच में चेंज करूँगा ताकि मेन वाला मेरा महफूज रहे मेन ब्रांच के अंदर। अगर मैंने काम सही किया है मैं दूसरे ब्रांच को प्रॉपर चेक करूँगा और मेन के साथ मर्ज कर दूंगा, सही भाई। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? मर्ज करके दिखाता हूँ अभी यहाँ पे जो थ्योरेटिकल मैंने बताया ये समझ में आया? ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे अभी मैं चाहता हूँ कि मेन के अंदर जो काम है ना ये बिल्कुल सही है, मेन के अंदर काम है बिल्कुल सही है। अभी मैं कोई दूसरा काम करने लगा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है इसकी वजह से कोई एरर आए और मेरा मेन वाला काम भी नहीं चले, तो यहाँ पे जल्दी से मैं इसमें से एक ब्रांच निकाल लूँगा, सही है। सिंपल आपने न्यू ब्रांच पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक नए ब्रांच का नाम देना है, सही है। यहाँ पे मैं इसका नाम क्या दे सकता हूँ, जो भी मैं काम करने वाला हूँ, सही है। मैं इसको दे देता हूँ लॉगिन पेज, और यहाँ से मैं कर देता हूँ क्रिएट ब्रांच। यहाँ तो कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, जल्दी से मैं इस ब्रांच को पब्लिश कर दूंगा। इससे पहले भी हमने एक दफ़ा पब्लिश ब्रांच किया है मेन के लिए, है ना। इसी तरह से अब ये नई ब्रांच बनी है तो इसको पब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जो ब्रांच बनी है ये लोकल पीसी के ऊपर बनी है। अभी मुझे इसको कहाँ पब्लिश करना है? github.com के ऊपर, इसको क्लाउड पे पब्लिश करना है। तो जल्दी से यहाँ से पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अच्छा भाई, जब तक ये हो रहा है यहाँ पे आगे मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ, सही, बल्कि ये हो भी गया है, सही। यहाँ पे ये हो भी गया, हमारे पास ब्रांच पब्लिश हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे आके कुछ भी चेंज करूँगा तो ये कौन से ब्रांच के ऊपर होगा? लॉगिन पेज के ऊपर, सही। मैंने उसका नाम भी मीनिंगफुल रखा है, मैं चाहता तो उसका नाम ABCD रख सकता था, किसी इलाके का नाम भी रख सकता था, लेकिन वहाँ पे नाम मैंने लॉगिन पेज इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे अभी मैं एक जो काम करूँगा लॉगिन पेज के लिए करूँगा। क्या कह रहे हैं? नाम क्या बता दूं? थोड़ा सा तेज बोलो। रेपोजिटरी इसको नहीं बनानी? क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। रेपोजिटरी बनाने नहीं आ रही? तो अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ ना, अभी बताऊँगा, बाद में आना, क्लास के बाद पूछ लेना, सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैंने एक लॉगिन पेज को क्रिएट किया, सही है। अब यहाँ पे जल्दी से थोड़ा बहुत इनपुट फील्ड बना लेते हैं, सही है। अच्छा, इनपुट फील्ड के लिए मैंने आपको बताया है, आप चाहें तो फॉर्म का टैग यूज़ करें, नहीं चाहें तो नहीं करें। फॉर्म का टैग आपने तब यूज़ करना होता है जब आप चाहते हैं सर्वर के ऊपर आप डेटा सेंड करें। अगर आप चाहते हैं यूज़र से डेटा लें और वहीं पे यूज़र को दिखा दें तो फॉर्म का एलिमेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप इनपुट टैग भी बना सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, सही भाई।
जल्दी से यहाँ से मैंने फॉर्म का एलिमेंट बनाया और यहाँ पे एक्शन के अंदर हम हमेशा क्या बताते हैं, सर्वर का URL बताते हैं। सही है, सर्वर का URL कि डेटा कौन से सर्वर पे जाएगा। यहाँ तक तो याद है ना सबको? हाँ भाई याद है, देख लो, अगर भूल गए तो सारे टेस्ट में फेल हो जाओगे। टेस्ट मुश्किल होता है, मैं अभी से बता रहा हूँ। सही है, आपका नेक्स्ट क्लास में या उसके बाद दूसरी क्लास के अंदर क्विज होगा जिसके अंदर बुक के जितने भी HTML के चैप्टर हैं वो सारे इंक्लूड हैं। तो आप सब आज से जाओ, बैठ जाओ, जितने भी बुक के अंदर जितनी चीज़ें हैं ना उसको एक दफ़ा रिवीजन करो और एक एक दफ़ा उसको कोड में बना लो। सिर्फ पढ़ने से चीज़ें याद नहीं रहती, जब तक आप कोड के अंदर उसको बनाएंगे नहीं आप MCQ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सही है, तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए, आप बुक के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसका बुक का भी अपना कोड आप कॉपी कर करके अपने पास चला लें एक दफ़ा, ताकि आप क्विज में एटलीस्ट अच्छे मार्क्स करें और आगे इस कोर्स का हिस्सा बने रहें। सही भाई, यहाँ पे आगे देना होगा ना क्विज। क्विज मैं नहीं बनाता हूँ, मेरे ख्याल से सर घोष हैं वो बनाते हैं। अच्छा भाई, मुझे वैसे पता नहीं है कि क्विज के अंदर क्या क्वेश्चंस है, लेकिन इतना पता है कि बुक के चैप्टर्स इंक्लूड हैं, तो लाजमी सी बात है आपने जितना भी पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपने प्रॉपर पढ़ के आनी है। सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे एक्शन के अंदर हमें पता है हम क्या बताते हैं, सर्वर का URL बताते हैं। हो सकता है ये सवाल आ जाए एक्शन के अंदर क्या बताते हैं। सही है, तो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता होंगी जब आप बुक के अलावा इसके अंदर प्रैक्टिस भी करेंगे। सही है, और ये 1-2 दिन की तैयारी की बात नहीं है, आपकी तकरीबन 10 क्लासें हो चुकी। अगर इसके अंदर किसी ने नहीं किया तो वो 1-2 दिन में क्या करेगा। सही है, जो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो इसके बाद क्लास में जस्ट वही नज़र आएंगे। सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे जल्दी से मैं एक्शन के बाद लिख देता हूँ मेथड। अच्छा भाई, मेथड का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मेथड हमारे पास पोस्ट या फिर गेट हो सकता है। सही है। अच्छा, हो सकता है कोई इसके अंदर सवाल हो, बाय डिफ़ॉल्ट मेथड कौन सा होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, गेट का। सही है, बाय डिफ़ॉल्ट मेथड कौन सा होता है, गेट का। अच्छा, फॉर्म के अंदर इनपुट का एलिमेंट बन जाता है, फॉर्म के बाहर भी बन जाता है ना। हो सकता है ये सारे सवाल आ जाएं, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो इस तरह की चीज़ें जहन में रखनी है आपने। अच्छा, अभी यहाँ पे इनपुट का मैं टैग बना लेता हूँ और मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे मैंने इनपुट का एलिमेंट बनाया, अगर इसकी मैं कोई टाइप नहीं दूँ, यहाँ से कोई भी टाइप मैं नहीं देता हूँ, तो फिर क्या होगा, इसकी टाइप बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ही रहेगी। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टाइप टेक्स्ट रहेगी। सही है, जल्दी से, लेकिन यहाँ पे मैं दे दूंगा टाइप को टेक्स्ट, क्योंकि हम लॉगिन पेज का काम कर रहे हैं और यहाँ पे नेम देना बहुत ज़रूरी है। नेम का एट्रीब्यूट लगाना बहुत ज़रूरी है। नेम का एट्रीब्यूट ही बताएगा कि ये इस इनपुट फील्ड का नाम क्या है। अभी तो फिलहाल इनपुट फील्ड एक ही है, हो सकता है यहाँ पे 10-12 इनपुट फील्ड हो, इन सब का एक नाम होना चाहिए ना, ताकि सर्वर को भी तो पता चले कि इस इनपुट फील्ड का क्या नाम है, डेटा किस नाम से सेव करना है। सही है, तो यहाँ पे जल्दी से मैंने नेम दिया और यहाँ पे नेम के अंदर मैं दे देता हूँ यूनेम। सही है, ये यूनेम कोई रिजर्व नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। यहाँ पे मैं अभी यूज़र का नाम लेने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने यूनेम रखा। मैं चाहता हूँ यूज़र का मैं ईमेल ले लूँ, तो यहाँ पे मैं ईमेल रखूँगा और इसकी टाइप को कर दूँगा ईमेल। यहाँ तक कोई मसला। मैं चाहता हूँ ये वाली जो फील्ड है ना, यूज़र जब तक फिल नहीं करे आगे नहीं बढ़ेगा वो, तो जल्दी से मैं लगा दूँगा रिक्वायर्ड, जल्दी से मैं लगा दूँगा रिक्वायर्ड। अच्छा, इससे पहले मुझे एक लेबल भी चाहिए, लेबल के अंदर लिखा हुआ होगा यूज़र ईमेल। सही है, ताकि उसको पता चले कि इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा। तो यहाँ पे जल्दी से मैं लिख देता हूँ यूज़र ईमेल, लेकिन लेबल के अंदर, लेकिन लेबल के एलिमेंट के अंदर यूज़र नेम। अच्छा भाई, ये चीज़ें भी अगर किसी को नहीं आ रही ना, तो वो अभी अपने आप को समझ जाए कि वो टेस्ट के अंदर फेल होने वाला है। ये चीज़ें हमने 4 क्लास पहले पढ़ी है। सही है, अगर ये चीज़ भी किसी को अभी समझ में नहीं आ रही तो वो अभी से समझ जाए। सही है। अच्छा, यहाँ पे अभी फॉर के अंदर हम क्या लिखते हैं, ये लेबल किसके लिए बना है, ये लेबल किसके लिए बना है। अभी मैं सिंपल यहाँ पे बता देता हूँ, ये लेबल जो है ना ईमेल के लिए बना है, ईमेल के लिए, और बिल्कुल ये सेम ईमेल की आईडी मुझे इस इनपुट फील्ड को देनी पड़ेगी। सही है, वो ईमेल को ढूंढेगा और यहाँ पे आके उसको ईमेल मिल जाएगा। सही भाई, अभी तक जितना हमने काम किया इसको पहले चला के देखते हैं ये किस तरह से दिखता है। क्या नाम रखा है मैंने पेज का, लॉगिन। अच्छा भाई, यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है, मोबाइल किसका बज रहा है भाई, बंद कर देता है बंदा।
अच्छा भाई यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाली फील्ड फोकस हो रही है, सही है। ये फील्ड फोकस लेबल की वजह से हो रही है। लेबल के अंदर मैंने बताया है ये लेबल किसका है, बताया ना मैंने 4, और इसको मैंने आईडी दी है बिल्कुल सेम नाम की, सही है। अच्छा भाई यहाँ तक तो चीज़ें आसान है, यहाँ तक तो हमें आता है। अब जल्दी से इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, जल्दी से मैं कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट लाइन के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, सही भाई, कॉपी पेस्ट। और इसका नाम मैं चेंज करके क्या कर दूंगा, पासवर्ड। और यहाँ पे मैं चाहूँ तो उसको पासवर्ड, अच्छा इसका मैंने, सही है, फॉर भी मैंने पास कर दिया और यहाँ पे आईडी जो थी उसको भी मैंने पास कर दिया, और यहाँ पे लेबल के अंदर जो पासवर्ड था वो भी मैंने पासवर्ड कर दिया। अभी यहाँ पे और क्या चेंज करने की ज़रूरत है, इस ईमेल टाइप में चेंज करूँगा, सही है, और इसका नाम सेम रहने देंगे। नाम भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं। तो यहाँ पे जल्दी से, अच्छा नाम ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा पासवर्ड रखें, मैं चाहता हूँ तो शॉर्टकट पास करके भी रख सकता हूँ। ये जस्ट वो नाम है, इस नाम से डेटा जाना है सर्वर के ऊपर, सही है। और नाम देना इनपुट फील्ड को बहुत ज़रूरी है। जल्दी से यहाँ पे आके अगर मैं देखूँ तो पासवर्ड भी यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट लाइन पे चाहिए तो उस चीज़ के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, सही है। नेक्स्ट लाइन पे चाहिए तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, BR का एलिमेंट लगा सकता हूँ। अभी यहाँ पे 2 फील्ड्स हमारे पास आ चुकी हैं, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ और नेक्स्ट लाइन पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3। अच्छा यहाँ पे अभी मेरे पास कोई बटन नहीं है कि इसको मैं सबमिट करूँ, है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, एक बटन बनाना है। सिंपल मैं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे BR लगाने के बाद एक बटन का एलिमेंट बना देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन, सही भाई। अभी ये बिल्कुल बटन की तरह दिखेगा और उसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो लॉगिन का होगा। क्लिक करके मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्म को सबमिट कर सकता हूँ। अच्छा ये सबमिट होगा, अभी जस्ट मैंने बटन बनाया है, बिल्कुल सही है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टाइप सबमिट होती है फॉर्म के अंदर। अगर मैंने फॉर्म के अंदर बनाया तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टाइप सबमिट होती है। हो सकता है आपके पास कोई सवाल आ जाए MCQs का कि बाय डिफ़ॉल्ट तो सबमिट होती है, ये हमें मालूम है। अगर मैं इसकी टाइप को चेंज करना चाहता हूँ फॉर्म के अंदर रहते हुए, मैं चाहता हूँ ये एक ऐसा बटन बन जाए जो कि जावास्क्रिप्ट रन करवाने के काम आए, तो मुझे इसकी टाइप चेंज करनी पड़ेगी, टाइप बटन, सही है। अब ये नॉर्मल बटन की तरह बिहेव करेगा, इस फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ आगे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसका इससे कोई वास्ता नहीं है जैसे यहाँ पे हो रहा है, सही है। अभी फ़िलहाल इसकी टाइप को मैं कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टाइप क्या है, सबमिट है, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने लिख दिया टेस्ट और यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3। तो यहाँ पे ये मुझे मसला करेगा कि आपको यहाँ पे ईमेल लिखना है @gmail.com। अभी यहाँ पे ये चीज़ें सबमिट हो जाएंगी। अभी यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि भाई ये आपका सबमिट हो गया, ईमेल आपने टेस्ट लिखा था और पासवर्ड जो है आपका 1 2 3 है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये कहीं गया नहीं, ये इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्शन तो बताया ही नहीं है कि जाना कहाँ है ना। तो यहाँ पे मुझे कोई भी यहाँ पे example.com या इस तरह का सर्वर का पाथ देना है। फिलहाल सर्वर है नहीं है, ये जस्ट एक डमी URL है, सही है। अभी आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये example.com के ऊपर भी जा चुका है और ईमेल के अंदर ईमेल हमने शायद लिखा था email.com और पासवर्ड के अंदर 1 2 3, ये सारी चीज़ें यहाँ से जा रही हैं। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना। अब जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। अभी जितना कुछ भी मैंने चेंज किया है लॉगिन पेज वाले ब्रांच पे किया है, जितना कुछ भी मैंने चेंज किया है लॉगिन पेज के ब्रांच पे किया। ये ब्रांच अभी मैंने इससे पहले बनाया था, ये काम करने से पहले, याद है? हाँ भाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो ब्रांच बनाई है लॉगिन पेज के नाम से, अब मैं इसके ऊपर क्या करने लगा हूँ, कमिट करने लगा हूँ, सही है। यहाँ पे मैंने क्या क्या काम किया, यहाँ पे मैंने लॉगिन पेज को बनाया है, लॉगिन क्रिएट लॉगिन पेज, सही भाई। तो ये मैसेज मेरा मीनिंगफुल है। मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ। इसके अंदर मैंने 2 इनपुट की फील्ड ऐड की, एक बटन है, इसका काम है ये फॉर्म को सबमिट कर देना, ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख सकता हूँ। फिलहाल ये ऑप्शनल है तो यहाँ से अभी मैं इसको स्किप करता हूँ और यहाँ से सिंपल कर देते हैं कमिट। अच्छा, जैसे ही मैंने कमिट किया, ये कमिट हमारे पास यहाँ स्टोर हो चुका है, क्रिएट लॉगिन पेज स्टोर हो चुका है, सही है। लेकिन ये जो स्टोर हुआ है कमिट, ये लोकली हुआ है, ये
लोकली हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो कमिट है ये पुश हो जाए github.com के ऊपर, सही है, मेरी जो रेपो है उसके ऊपर पुश भी हो जाए। तो जल्दी से आते हैं यहाँ पे, इसको मैंने पुश कर लिया है। टेस्ट 1 के अंदर आ जाते हैं भाई। टेस्ट 1 के अंदर यहाँ पे अभी हमारे पास अबाउट और इंडेक्स नज़र आ रहा है, मुझे वो लॉगिन पेज नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैं मौजूद हूँ मेन ब्रांच पे। मैंने कमिट कहाँ किया है? कमिट कहाँ किया है? लॉगिन पेज के ब्रांच पे। तो यहाँ से मुझे स्विच करना है लॉगिन पेज के ऊपर। अब यहाँ पे login.html भी नज़र आ रहा है। अब जो कुछ भी मैं लॉगिन पेज वाली ब्रांच पे करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ इस ब्रांच के लिए होगा, मेन के लिए नहीं होगा। अब मेरा मेन वाला काम ख़राब नहीं हो रहा, सही है। मैं जो कुछ भी नया काम कर रहा हूँ वो एक नया ब्रांच निकाल कर रहा हूँ, तो पुराना काम मेरा महफूज है मेन ब्रांच के अंदर, सही है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, जो कुछ भी मैंने काम किया है उसको मैं कंपेयर करके देख सकता हूँ, सही है। कंपेयर करके मर्ज कर सकता हूँ मेन के साथ कि अगर मेरा ये वाला काम सही है, प्रॉपर चल रहा है, मैंने टेस्ट कर लिया, तो अब मैं कंपेयर करके क्या कर सकता हूँ, इसको मर्ज कर सकता हूँ, सही है। जल्दी से यहाँ से क्रिएट कर देंगे पुल रिक्वेस्ट को। अच्छा, ये पुल रिक्वेस्ट का जो नाम है ना, PR के नाम से भी आ सकता है, तो PR अगर MCQs में नज़र आए तो समझ जाना आपने, ये पुल रिक्वेस्ट की बात हो रही है। अच्छा भाई, यहाँ पे सिंपल इन्होंने बताया कि आपकी फ़ाइल के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, मर्जिंग कर सकते हैं आप इसको, मैं सिंपल मर्ज कर सकता हूँ। अच्छा, अगर कन्फ्लिक्ट आ जाए आपकी फ़ाइल के अंदर, कन्फ्लिक्ट का कोई भी सवाल आए, आपने समझना है कन्फ्लिक्ट ये कहना चाह रहे हैं कि आपने किसी एक ही फाइल के अंदर चेंज किया हुआ है 2 जगह, सही है। तो लाजमी सी बात है कन्फ्लिक्ट आएगा, वो पूछेगा कौन सा चेंज रखूँ। 2 दफ़ा आपने एक ही फाइल के अंदर चेंज कर दिया, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ सकता है। फिलहाल हो सकता है इतना मुश्किल सवाल आए नहीं, यहाँ पे सिंपल मैं मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद इसको कंफर्म कर देंगे। अच्छा भाई, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने कर दी। ये कह रहा है कि आपका ब्रांच मर्ज हो चुका है, आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। ये जो आपके पास लॉगिन पेज का ब्रांच था ना, उसको डिलीट करने का ये इसलिए कह रहा है क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत बाकी है नहीं। क्यों नहीं इसकी ज़रूरत बाकी है? क्योंकि इसका सारा का सारा काम मेन में तो आ ही चुका है, क्योंकि मैंने मेन के साथ इसको मर्ज कर दिया है। तो लाजमी सी बात है इसका पूरा जितना भी काम है वो मेन के अंदर मर्ज हो चुका है। तो सिंपल मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, सही भाई। सिंपल मैंने डिलीट किया और अब आ जाते हैं टेस्ट 1 के ऊपर। अभी यहाँ पे कोई टेस्ट की ब्रांच नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया, लेकिन मेन के अंदर ये लॉगिन का पेज नज़र आ रहा है। मेन के अंदर लॉगिन का पेज नज़र आ रहा है, जबकि ये कहाँ था पहले? टेस्ट के, सॉरी, लॉगिन के अंदर था। ये कहाँ था? लॉगिन के ब्रांच के अंदर था, क्योंकि मैंने अब इसको मेन के साथ मर्ज कर दिया। तो अब यहाँ पे मुझे ये मेन में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा मैं यहाँ पे हमने ये 2 इनपुट की फील्ड्स बनाई थी, लॉगिन का बटन था, ये सारी चीज़ें आसान है, सही है भाई। यहाँ तक कोई मसला? जी अच्छा, जो आपकी पहली क्लास रिकॉर्ड हुई थी ना, मैं हो सकता है उसको आज अपलोड कर दूं, सही, और ग्रुप के ऊपर मैं लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन आज वाली क्लास तो मुश्किल है कि आज ही अपलोड करना, लाजमी सी बात है। अभी मैं इसको जाऊंगा, देखूंगा, किसी को बोलूंगा इसको थोड़ा सा कट पेस्ट करो इधर उधर से, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, सही है। तो चलो मैं कोशिश करूँगा कि इन 2 दिनों में आपकी ये सारी 2-3 क्लास तो रिकॉर्ड हुई है मेरे ख्याल से, बाकी तो पिछली 8 क्लास तो आपकी रिकॉर्ड भी नहीं हुई है। वो सारी चीज़ें तो आसान है, जस्ट आप बुक से पढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा भाई, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आज तो हमारे पास टाइम है, अगर थोड़ा सा लेट भी होता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। जितना कुछ भी हमने पढ़ा है वो मैं रिवीजन करवा दूँ, इससे फ़ायदा ये होगा क्योंकि अभी वाली क्लास रिकॉर्ड हो रही है और जितना भी मैं रिवीजन कराऊँगा उसके अंदर चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी, तो आप ये रिकॉर्डिंग भी देख के कुछ दे सकते हैं, सही है। अच्छा भाई, जल्दी से अब आ जाते हैं यहाँ पे गिटहब के ऊपर। यहाँ पे अभी जो मैंने टेस्ट लॉगिन पेज को डिलीट किया था, ये मैंने गिटहब के ऊपर किया था, ये मैंने गिटहब से किया था। और ये जो डेस्कटॉप चल रहा है ये मेरे लोकल पीसी में चल रहा है। यहाँ पे अभी भी लॉगिन पेज नज़र आ रहा है, तो यहाँ से अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो सिंपल डिलीट कर दूँगा, सही है, क्योंकि ये लोकल ही है ना। मैंने अभी डिलीट कहाँ पे किया? github.com के ऊपर। जल्दी से मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसको डिलीट कर सकता हूँ। अच्छा भाई, ये इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब जल्दी से इसको फेच कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा भाई, यहाँ पे ये पुल का ऑप्शन दे रहा है। अभी अगर मैं पुल नहीं करूँ और यहाँ पे आ जाऊँ, पुल अभी मैंने नहीं किया और यहाँ पे मैं आ जाऊँ, तो यहाँ पे मुझे कोई लॉगिन का पेज नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ मेन में, मैं मौजूद हूँ मेन में हूँ ना मैं,
मेन में मौजूद हूँ और यहाँ पे मुझे कोई भी लॉगिन का पेज नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं गिटहब पे जाऊँ, यहाँ पे मेन पे लॉगिन का पेज भी तो है, यहाँ पे मेन में लॉगिन का पेज भी है। हाँ भाई, पब्लिश तो मैंने कर दिया, पुल भी मैंने किया, सॉरी पुल नहीं पुश भी मैंने किया। हाँ, ये जो मर्ज मैंने किया है ये मैंने github.com से किया है। मेरे लोकल पीसी को क्या पता github.com पे क्या हो रहा है, लोकल पीसी को थोड़ी ना कुछ पता है। अब जो कुछ भी मैंने चेंज किया उसको मुझे करना पड़ेगा पुल। क्या करना है? पुल। गिटहब से कुछ भी मुझे चाहिए चेंज होता हुआ, जो भी मैंने गिटहब पे किया उसको मैं यहाँ पे लोकल पे पुल करूँगा। लोकल से जो कुछ भी मैं चेंज कर रहा हूँ उसको गिटहब पे मैं पुश करूँगा। हो सकता है ये पुल और पुश का सवाल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, पुश और पुल का क्या काम होता है। सही है। अभी मैंने जैसे ही इसको पुल किया तो यहाँ पे लॉगिन का पेज भी हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सही है भाई। अच्छा भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आप सारे आज के बाद से नेक्स्ट क्लास के अंदर टाइम से आएंगे। सही है। आपका टाइम क्या है भाई? 11 से 1 है ना, तो आप कोशिश करें 11 बजने में जब 5 मिनट बाकी होगा तो आप क्लास के अंदर आ जाएंगे। सही है। अगर क्लास के अंदर नहीं आने देते, दूसरी क्लास हो रही है, तो एटलीस्ट आप बाहर वेट करें और 11 बजे क्लास के अंदर आ जाएंगे। सही है। उसके अलावा मैं नीचे फिर रिसेप्शन पे कह दूंगा कि अगर 11:05 पे भी या 11:10 पे भी कोई आता है उसको घर वापस भेज दे। ठीक है। तो ये सारी बातों का आपने ख्याल करना है। नेक्स्ट क्लास से कोशिश करें कि 11 बजे आप बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे पहुँच जाए। कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं देगा कि बाइक मेरी पंचर हो गई या इस तरह का। लाजमी सी बात है, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं और ये हमें पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम निकलेंगे ना घर से, हमें पता होना चाहिए कि हम जाएंगे, बाइक भी पंचर हो सकती है, पेट्रोल भी ख़त्म हो सकता है, ये सारी कहानी हो सकती है। तो इस हिसाब से आप घर से निकला करें पहले। सही है। क्या दूर से आते हो तो पहले निकलोगे ना? स्कूल से। हाँ, github.com के ऊपर नहीं। देखो, रैंडम यहाँ पे इसलिए नहीं डालूंगा क्योंकि यहाँ पे ये जो कमिट चेंजेस है ये स्टोर करता है कि ये कमिट किसने किया है। अभी अगर मैं github.com के ऊपर आगे दिखाऊं तो यहाँ पे ये कमिट के ऊपर मुझे बताएगा कि ये वाला जो चेंज है ना ये किसने किया है। देखो ये बता रहा है, ये वाला जो चेंज है AI विद कासिम ने किया है, ये भी और ये भी। सही है। और मर्ज किसने किया है? मर्ज मैंने किया है। मर्ज मैंने अपने इस अकाउंट से डायरेक्ट कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है। और ये जो पुश हो रहा है ना जितना भी कोड, इसमें सर कासिम का नाम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ईमेल जो है सर कासिम की लगी हुई है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपल जाऊँगा ऑप्शन पे, गेट पे, और यहाँ से मैं अपना नाम, अपना ईमेल, और यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर दूँगा? सेव। अभी देखो मुझे ये कह भी रहा है ना कि आपका ईमेल जो है मैच नहीं कर रहा आपके गिटहब अकाउंट से, क्योंकि अकाउंट मेरा यहाँ पे चल रहा है, ईमेल मैंने जो कुछ भी यहाँ पे सर कासिम का ऑलरेडी लगा हुआ था तो उसको मैंने चेंज नहीं किया। मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर दूंगा और ये जो वो एरर नहीं है, बेसिकली ये वार्निंग है, ये वार्निंग भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सही है। रैंडम, देखो रैंडम डालना एक तो सही तरीका नहीं है, एथिकल नहीं है, और हो सकता है ये यहाँ पे मुझे एरर दे। जो ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती वो ईमेल अगर मैं डालूंगा तो हो सकता है ये एरर दे। अगर नहीं भी एरर देता ये काम आपने करना नहीं है। सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे आ जाते हैं जल्दी से। यहाँ पे अभी हमने एक ही ब्रांच बनाई हुई है, मेन की ब्रांच, और जो दूसरी ब्रांच थी हमने उसको डिलीट कर दिया क्योंकि हमने उससे पहले उसको मर्ज भी करवा लिया था। यहाँ तक कोई मसला है? चीज़ें समझ में आ रही हैं? अब 10 बंदा एक प्रोजेक्ट पे कैसे काम करेगा? कैसे करेगा? अलग अलग अपनी एक ब्रांच निकालेगा, अलग अलग अपनी एक ब्रांच निकालेगा और उस ब्रांच के ऊपर काम करेगा। फिर जो सीनियर डेवलपर होगा जिसके रेपो के ऊपर काम हो रहा है वो सिंपल इसको मर्ज कर देगा। सही है भाई। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये पब्लिक है। ये क्या है? पब्लिक है। तो कोई भी बंदा आके इसको देख सकता है, क्लोन करके अपने पास चला सकता है। इसको क्लोन कैसे करेगा? कोड के नीचे जाएगा, डाउनलोड भी कर सकता है, ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप का भी ऑप्शन है। ये मैं करूँगा, ये रेपो मेरे पास क्लोन हो जाएगी, मेरे पास ऑलरेडी हुई है। अगर आप में से किसी को क्लोन करना है तो आप सिंपल यहाँ से कर सकते हैं। सही है। और डाउनलोड भी इसको पूरा का पूरा कोड जिप में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर कुछ चेंज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस रेपो के अंदर उसको बताया नहीं है कि कितने बंदे काम करेंगे, गिटहब को बताना है। सिंपल मैं जाऊंगा सेटिंग पे, यहाँ से आपने सेटिंग पे नहीं जाना, ये आपके अकाउंट की सेटिंग है, ये आपके अकाउंट की सेटिंग है। आपने इस रेपोजिटरी के सेटिंग के ऊपर जाना है। सिंपल रेपोजिटरी के सेटिंग के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है कोलैबोरेटर्स का। सही है।
और यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई पहले पासवर्ड डालो, डाल देता हूँ भाई। अच्छा भाई यहाँ पे इसने पासवर्ड मांगा था, मेरे ख्याल से मैंने कल लॉगिन किया हुआ था इसलिए, अगर मैं आज ही करता तो ये पासवर्ड भी नहीं मांगता। अच्छा भाई यहाँ से अब मैं इसमें से बंदे ऐड कर सकता हूँ। इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितने बंदे काम करने वाले हैं, यहाँ पे सिंपल मैं उनके अकाउंट को सर्च करूँगा और यहाँ से उसको एक्सेस देता जाऊँगा। सही है भाई। अच्छा भाई आप लोगों ने सब ने अकाउंट बना लिया होगा गिटहब के ऊपर? हाँ भाई इधर से बन गया सबका अकाउंट? हाँ भाई छोटू अकाउंट बन गया? मुझे बताओ अकाउंट का नाम। शेजान, फैज़ान, फैज़ान 1212 यही है स्पेलिंग? FAIZAN 1212। कौन सा अकाउंट है इसमें से? देख ये वाला। अच्छा भाई मैं चाहता हूँ तो इसको इनवाइट करना, तो यहाँ से सिंपल मैं ऐड कर सकता हूँ। सही है। अभी इसके पास यहाँ पे एक ईमेल जाएगी कि इस रेपो का आप एक्सेस एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। सही है। सिंपल जिस तरह से आप फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना, इसी तरह से यहाँ से मैंने एक रिक्वेस्ट भेज दी है इनके जीमेल के ऊपर। सही है। अभी ये चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने से होगा क्या, इस रेपो के अंदर ये कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सही है। अगर अच्छा भाई ये चाहे तो मेन ब्रांच के अंदर भी चेंज हो जाएगा, मेन ब्रांच के अंदर भी हो जाएगा, लेकिन प्रेफर तरीका क्या है, मेन से एक ब्रांच इन्होंने निकालनी है और उसके ऊपर ये काम करेंगे। सही है। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई इनको अब एक्सेस देना है, यहाँ से हटाना है, तो सिंपल यहाँ से मैं डिलीट करूँगा और यहाँ से कैंसिल कर दूँगा इन्विटेशन को। सही है। अभी शायद इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी तो कैंसिल इन्विटेशन आ रहा था, वरना मेरे पास आता है रिमूव एक्सेस या इस तरह का कुछ। सही है। अच्छा भाई यहाँ तक चीज़ें आसान है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़े ना। सही है। अच्छा भाई यहाँ पे जो कुछ भी मैंने कोड पुश किया हुआ है, सबसे पहले मैं देख लूँ सब कुछ मेन में है या नहीं है। सब कुछ मेन में है। यहाँ पे अबाउट का पेज भी है, इंडेक्स का भी है और लॉगिन का भी है। ये वेबसाइट किस तरह से दिखती है, ये इस तरह से दिखती है। सही है। यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स का पेज है वो इस तरह से दिखता है। सही है। मैं चाहता हूँ मेरी ये वाली वेबसाइट लाइव हो जाए, मैं चाहता हूँ मेरी ये वाली वेबसाइट लाइव हो जाए। हाँ भाई यहाँ पे सिंपल आपने जाना है इसके सेटिंग के ऊपर, आपने सिंपल इसके सेटिंग पे जाना है। सही है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऑप्शन मिल जाएगा इसका, एडवांस सिक्योरिटी में जाके देखते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। अच्छा भाई यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है चेंज विजिबिलिटी का। अभी ये क्या कह रहा है, दिस रेपोजिटरी इज करंटली पब्लिक। मैं चेंज विजिबिलिटी पे क्लिक करूँगा और यहाँ से चेंज टू प्राइवेट कर दूंगा, सिंपल एज डैट। सही है। और अगर मैं ये रेपो मेरी प्राइवेट होती तो यहाँ पे चेंज विजिबिलिटी पे आगे मैं क्या कर सकता था, चेंज टू पब्लिक कर सकता था। सही है भाई। अच्छा भाई यहाँ पे अभी मैं आपको क्या बताने लगा था कि आप चाहें तो इस वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। अभी जो मेरी ये वेबसाइट चल रही है ये लोकल इस पीसी के ऊपर चल रही है। आप चाहें तो इस वेबसाइट को देख नहीं सकते हैं जब तक मैं इसको कोड शेयर नहीं करूं और कोड को आप अपने पास चलाएं नहीं। मैं चाहता हूं कि इस वेबसाइट को मैं लाइव कर दूं और एक यूआरएल दे दूं आपको, ताकि इस यूआरएल से आप इसको अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे या किसी दूसरे पीसी के ऊपर इसको रन कर पाएँ। तो इसका मतलब इस वेबसाइट को मैं लाइव करना चाह रहा हूँ। सही है। अच्छा ये लाइव का जो है ना 2-3 वर्ड और है, हो सकता है आपके एमसीक्यूज में लिखा हुआ हो डेप्लॉय। क्या लिखा हुआ हो? डेप्लॉय। या होस्ट लिखा हुआ हो। ये सारे वर्ड्स एक ही हैं। सही है। सिंपल मैं इसको बताऊं तो मैं इस वेबसाइट को भी लाइव करना चाह रहा हूं। सही। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं लाइव करने के, आप होस्टिंग वगैरह खरीदते भी हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको सबसे आसान और सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप गिटहब के ज़रिए भी इसको लाइव कर सकते हैं। गिटहब आपको फ्री के अंदर आपकी वेबसाइट लाइव करके देता है। सही है। आपकी स्टैटिक वेबसाइट। अभी स्टैटिक क्या है बाद में समझेंगे, अभी हमें इतना समझ में आ रहा है जो वेबसाइट मैंने अभी बनाई है इसको मैं लाइव कर सकता हूँ गिटहब के ज़रिए, वो भी फ्री में। सही है। जल्दी से मैं आऊँगा गिटहब पे। गिटहब पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे आते हैं अपने रेपोजिटरी के अंदर। रेपोजिटरी के अंदर मैं आ चुका हूँ। सही है। यहाँ पे मैंने क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे चले जाना है पेजेस पे। अच्छा ये मेरी रेपोजिटरी की सेटिंग है, मैं यहाँ से सेटिंग पे नहीं जा रहा हूँ। सही है। ये मेरी रेपोजिटरी की सेटिंग है। सेटिंग पे जाने के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ पेजेस के ऊपर, पेजेस के ऊपर, और यहाँ से ही कह रहा है कि डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच।
यहाँ पे आप ब्रांच का नाम बताएं, भाई मेन ब्रांच कर दो डिप्लॉय, सही है। अगर मुझे कोई दूसरी ब्रांच करनी होती तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता था, लेकिन दूसरी ब्रांच को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। अभी इस चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, जस्ट ये बता रहा है कि जो आपकी रूट की फाइल है उसके अंदर index.html होना चाहिए, इसके अंदर है, सही है। इसको सिंपल मैं क्लिक कर दूंगा सेव पे, सही है। अच्छा ये थोड़ा सा टाइम लेता है, 2-4 मिनट लेता है लाइव करने के अंदर। जब तक मैं आता हूँ इस रेपो के अंदर, और यहाँ पे जब तक ये लाइव हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास स्टेटस पेंडिंग आ रहा है कि ये अभी हमारे पास लाइव हो रहा है। मैं यहाँ पे उस लाइव लिंक को यहाँ पे लगा सकता हूँ। कोई भी मेरे इस रेपो पे आएगा, यहाँ पे उसको लिंक शो करेगी कि इस पूरी वेबसाइट का काम इसके ऊपर लाइव हुआ हुआ है। सिंपल मैं जाऊँगा सेटिंग पे, अब ये यहाँ की सेटिंग है, सही है। यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है सिंपल यूज़ योर गिटहब पेजेस वेबसाइट, ये लगा सकता हूँ। अगर मैंने कहीं और पे वेबसाइट को लाइव किया तो लाजमी सी बात है वहाँ का ये URL लगेगा। अभी मैंने कहा जो पेजेस वाला है उसी को यूज़ कर लो, और सिंपल मैं इसको क्या करूँगा, सेव कर दूँगा। ये लाइव करने का बता देता हूँ। अच्छा भाई यहाँ पे ये क्या कह रहा है, भाई आपकी वेबसाइट भी लाइव हो चुकी है, आप इस पर जाएँ और यहाँ पे ये वाली वेबसाइट आपकी खुल जाएगी, सही है। अब ये वाला लिंक आप में से कोई भी अपने पास खोलेगा, ये आपके पास खुल जाएगा, सही भाई। अच्छा ये वेबसाइट मेरी लाइव हो चुकी है, अब मैं इसको किसी भी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर ओपन कर सकता हूँ, सही भाई। दूसरे कंप्यूटर या दूसरे मोबाइल या कहीं पे भी अब ये मेरी वेबसाइट चल जाएगी जिसके ऊपर ये डेमो प्रोजेक्ट ये सारी चीज़ें आ रही होंगी, सही है। अब आपने घर जाके पहला काम क्या करना है, जो आपने असाइनमेंट बनाया हुआ है, असाइनमेंट कौन सा, पीरियोडिक टेबल का, उसको सबसे पहले तो गिटहब के ऊपर पुश करना है। किस तरह पुश करते हैं वो हमने डिटेल के अंदर देख लिया, सही है। उसको आपने क्या किया, पुश कर लिया। पुश करने के बाद आपने मुझे देना है इसके रेपो का लिंक, ये रेपो का लिंक है, सही है। अकाउंट का लिंक कोई भी नहीं देगा, यहाँ तक का लिंक मुझे नहीं चाहिए, इस रेपो तक का लिंक चाहिए, सही है। रेपो तक का लिंक एंड देन ये लाइव लिंक। लाइव लिंक किस तरह जनरेट होता है ये आपको पता है, ये आप कहाँ देंगे, मैं गूगल फॉर्म एक दे दूंगा ग्रुप के ऊपर आज, या फिर मैं कोई इसके बाद दूँ, हो सकता है, सही है। तो आपने ये 2 चीज़ें शेयर करनी होंगी, एक ये लाइव लिंक, दूसरा ये रेपो का लिंक, सही है। वहाँ पे लिखा हुआ होगा, आप यहाँ पे रेपो का लिंक लगाएं और यहाँ पे लाइव लिंक लगाएं। लाइव लिंक का मतलब ये वाला लिंक है, रेपो का लिंक मतलब ये वाला। यहाँ तक कोई मसला, सही है। अच्छा भाई पेजेस के बारे में दोबारा से मैं बता रहा हूँ, सिंपल आपने जाना है सेटिंग पे, यहाँ पे नज़र आ रहा है पेजेस, पेजेस पे जाने के बाद यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है मेन, और जस्ट सेव पे क्लिक कर देना है, जस्ट सिंपल एज दैट, सही है। सही है भाई, आसान है। अच्छा भाई यहाँ पे इस वेबसाइट को डिप्लॉय करने का एक तरीका और भी होता है, सही है। ये तो हमने गिटहब के ज़रिए डायरेक्ट कर दिया ना, ये तो हमने गिटहब के ज़रिए डायरेक्ट कर दिया है। एक तरीका और भी है, एक वर्सल नाम का प्लेटफॉर्म है, आप उसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके अंदर चीज़ें और ज़्यादा आसानी से हो जाती हैं, और उसके अंदर आप अपनी रिएक्ट की वेबसाइट, नोड की वेबसाइट, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर कर सकते हैं। बाद में लाजमी सी बात है, आप रिएक्ट पे काम करेंगे, नोड पे काम करेंगे, तो आपको उसके ऊपर भी डिप्लॉय करना आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं वर्सल पे भी हम डिप्लॉय कैसे करेंगे। हाँ, लाइव करने के बाद ये मुझे यहाँ पे लिंक मिल रहा है ना, इस लिंक को मैं सिंपल कॉपी कर दूंगा। ये देखो यहाँ पे मैं सिंपल क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे ओपन हो गया खुद ही, सही है। हाँ सिंपल, आपने पेजेस पे जाना है, वहाँ से अपना ब्रांच सेलेक्ट करना है, सेव करना है। यहाँ से कुछ टाइम लेता है, ये 1 मिनट शायद इसने लिया है। और यहाँ पे अगर आपने रखना है इस चीज़ को, सिंपल आपने सेटिंग पे जाने के बाद यूज़ गिटहब पे चेक लगाना है और सेव कर देना है, जस्ट, सही। अच्छा भाई वर्सल पे इसको डिप्लॉय करने का तरीका इससे भी आसान है। वर्सल पे इस पर डिप्लॉय करने का तरीका इससे भी आसान है। सिंपल आपने जाना है वर्सल.com के ऊपर, सही है भाई। आपने जाना है वर्सल.com के ऊपर, सही है। वर्सल.com के ऊपर जाने के बाद सबसे पहला काम होगा, आप साइन अप करेंगे। साइन अप विद गिटहब आपने कर लेना है, सही है। साइन अप विद गिटहब, क्योंकि गिटहब पे तो अकाउंट आपका बन चुका होगा। उसके बाद अभी फ़िलहाल मेरा अकाउंट बना हुआ है तो जल्दी से मैं कर लूँगा लॉगिन, और लॉगिन विद गिटहब कर लूँगा। अच्छा भाई यहाँ पे मैंने जल्दी से अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया वर्सल के ऊपर। आपके पास हो सकता है ये सारी चीज़ें नहीं आए, एटलीस्ट ये दोनों चीज़ें आ रही होंगी, सही है। तो आपने सिंपल जाना है ऐड न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, ऐड न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, सही है। यहाँ पे आपकी जितनी भी रेपोजिटरी होगी गिटहब की वो शो करेगी। आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे जिसको लाइव करना है वो मुझे यहाँ सामने ही नज़र आ रहा है, सही है, test1 के नाम से।
जल्दी से मैं क्या करूँगा, इसको इंपोर्ट कर लूँगा। सही है, जल्दी से मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद सिंपल मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, डेप्लॉय। मैंने आपको बताया था ना, इसे हम डेप्लॉय भी कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मैं सिंपल क्लिक कर दूंगा डेप्लॉय के अंदर। आप चाहें तो प्रोजेक्ट का नाम वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इन सब चीज़ों को जो भी बाय डिफ़ॉल्ट इनकी सेटिंग है रहने देते हैं और इसको कर देते हैं डेप्लॉय के ऊपर क्लिक। अच्छा भाई, ये डेप्लॉय हो रहा है, जब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी ये जो वेबसाइट है ये लाइव हो चुकी है, आप सिंपल यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सही है, सिंपल आपने अगर यहाँ से आपके पास नई चीज़ें खुल रही हैं, आपने जाना है कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। सही है, मैं जा रहा हूँ कंटिन्यू टू डैशबोर्ड के ऊपर और यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि भाई ये आपकी वेबसाइट लाइव हुई है, ये आपका डोमेन है जो हमने आपको फ्री के अंदर प्रोवाइड किया है। सही है, ये डोमेन हमने आपको फ्री के अंदर दिया है, आप सिंपल इसके ऊपर जाके अपनी वेबसाइट देख सकते हैं, test01-kapa.versal.app। सही है, सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरी ये वाली वेबसाइट ओपन हो चुकी है। सही भाई, अभी मुझे ये बताओ कि HTML के अंदर जितना कुछ भी हमने पढ़ा है वो मैं एक दफ़ा ओवरव्यू करवा दूं या अभी से CSS शुरू करें? टाइम अभी अच्छा खासा हमारे पास 1 घंटा है। बिल्कुल शुरू से तो नहीं कराऊंगा मैं, बिल्कुल चैप्टर से आते हैं जो मेन चीज़ें हैं जस्ट वो कराऊंगा। सही है, फिर अगर टाइम बचा तो CSS भी देख लेंगे, वरना फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम CSS पढ़ लेंगे जी। 70% जो है ना वो पास रेशियो है, 70% एटलीस्ट आपकी मार्क्स होनी चाहिए टोटल। ये तो मुझे नहीं पता कितने MCQs होंगे 30 तक होंगे तकरीबन। सबसे पहले तो हमारे पास है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर तो चीज़ें बहुत आसान है कि आपके पास HTML का टैग होता है। सही, अच्छा टैग को एलिमेंट भी कह सकते हैं, ये टैग को एलिमेंट भी कह सकते हैं। ये कहता है कि अगर किसी भी टेक्स्ट के आगे पीछे अगर एंगल ब्रैकेट नज़र आ रहा है ना तो ये क्या है, टैग है। सही है, अगर ये इस तरह का नज़र आ रहा है तो ये ओपनिंग टैग है, अगर ये इस तरह का नज़र आ रहा है तो ये क्लोजिंग टैग है। इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस क्या है, हो सकता है सवाल है क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे इसके शुरू में बैकस्लैश भी आता है। सही है, अच्छा सेल्फ क्लोजिंग के अंदर इस तरह से भी आप बना सकते हैं, और दूसरा क्या तरीका है, यहाँ पे P लिखने के बाद यहाँ स्लैश होता है। सही है, इसका देखो स्लैश P से पहले, सेल्फ क्लोजिंग का P के बाद होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं जल्दी से, यहाँ पे ये ओपनिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग है, इसका क्लोजिंग इस तरह से बनेगा। सही है, सेल्फ क्लोजिंग अगर मुझे किसी भी टैग को बनाना है तो सिंपल मैं क्या करूँगा, ए उसके बाद स्लैश लगेगा। सही है, ए के बाद लगेगा। अगर आप चाहें तो ये नहीं करें, वैसे आप जो यूज़ करेंगे अगर दोनों आंसर होगा तो आप ये वाला यूज़ करेंगे। सही है, ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा भाई, ये स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है कि वेबसाइट्स हम क्यों बनाते हैं, डेटा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। सही है, ये सारी चीज़ें तो हमें ऑलरेडी पता है ना, तो ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि पहले डेटा इस तरह से शेयर होता था, अखबार में ये पता नहीं जॉन सीना है कौन है, जॉन सीना की तस्वीर होती थी। सही है, इस तरह से डेटा शेयर होता था, और यहाँ पे अब हम जो है वेबसाइट के ज़रिए कंप्यूटर टू कंप्यूटर डेटा शेयरिंग करते हैं। सही है, ये सारी जितनी भी कहानी है ये तो हमने पहली क्लास में ही देख ली थी। सही है भाई, जल्दी से आगे आते हैं यहाँ से। अच्छा भाई, ये बता रहे हैं, हो सकता है ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है ये आ जाए कि यहाँ पे आपका HTML का जितना भी कोड है वो रैप हुआ वो होता है HTML एलिमेंट के अंदर, वो रैप हुआ वो होता है HTML एलिमेंट के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास हेड होता है। यहाँ पे फिलहाल नहीं है, लेकिन आपके सवाल में होना चाहिए, यहाँ पे इसके अंदर हेड होता है और बॉडी। सही है, अच्छा हेड के अंदर बॉडी नहीं है, ना ही बॉडी के अंदर हेड है, ये दोनों सिबलिंग्स में, ये दोनों एक दूसरे के सिबलिंग के, चाइल्ड किसके हैं, ये दोनों HTML के। सही है, अच्छा HTML के ऊपर भी डॉक टाइप HTML लिखा हुआ होता है HTML5 के अंदर। सही है, ये सारी चीज़ें याद है। अच्छा भाई, ये वही बता रहे हैं, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, राइट एंगल ब्रैकेट, ओपनिंग टैग, ये सारी चीज़ें हमें पता है। जल्दी से यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, आप किसी भी एलिमेंट को लैंग्वेज का एट्रीब्यूट दे सकते हैं। अब ये तो एट्रीब्यूट है ना, अब तो पता है ना सबको, लैंग्वेज का ये एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट किस चीज़ को कहते हैं, किसी भी एलिमेंट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं एट्रीब्यूट। सही है,
आप किसी भी एलिमेंट को लैंग्वेज का एट्रीब्यूट पास कर देंगे और उसके अंदर हम क्या बताएंगे, लाजमी सी बात है लैंग्वेज बताएंगे, सही है। अच्छा भाई यहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे आपने नोटिस करना है कि अगर आपने लैंग्वेज फ्रांस के अंदर बनाया ना या कोई जैपनीज लैंग्वेज बनाई है तो आपने ये पैराग्राफ का टैग या HTML का टैग ये सब फ्रांस में नहीं लिखना। आपका जो एक्चुअल कंटेंट है, जैसे ये जो बीच का जो टेक्स्ट होता है कंटेंट, इसको आपने लैंग्वेज बताना है, ठीक है। इसका लैंग्वेज हम बेसिकली बता रहे हैं, HTML का नहीं बता रहे हैं, सही है। अच्छा ये बता रहा है बॉडी का टैग होता है, हेड का होता है और टाइटल का होता है। अच्छा बॉडी और हेड ये दोनों चीज़ें HTML के अंदर आती हैं, ये दोनों चीज़ें HTML के अंदर आती हैं। टाइटल कहाँ आता है, टाइटल हेड के अंदर, बिल्कुल सही है। अच्छा टाइटल हेड में आता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, टैब पे जो कुछ भी यहाँ पे मैं जैसे कि HTML और CSS मुझे नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये इन्होंने कहाँ लिखा हुआ है, हेड में, टाइटल के अंदर, सही है। अच्छा हेड के अंदर वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन होती है, ये सारी बातें पता है ना। हेड के अंदर वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन होगी, पेज पे दिखाने वाला सारा काम बॉडी पे होगा। अच्छा ये कह रहे हैं कि आप ये वाला कोड जो है नोटपैड पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं VS कोड, सही है भाई। ये वाला काम अगर आप चाहें तो सिंपल नोटपैड पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, नोटपैड पे भी आप कर सकते हैं, सही है भाई। जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ ना, पी कट है, ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे मुझे एक एक करके सब कुछ लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। अच्छा भाई फिर हमारे पास चैप्टर 2 शुरू हो रहा है टेक्स्ट का, चैप्टर 2 शुरू हो रहा है टेक्स्ट का। अच्छा टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड काम हुआ हुआ है, H1 2 3 4 5 एंड 6, सही है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ तो हमें पता है, हेडिंग 1 सबसे बड़ी हेडिंग है, हेडिंग 6 सबसे छोटी हेडिंग है। हो सकता है ये सवाल हो क्या H का जो रेंज है ये कहाँ तक होता है, आपने क्या बताना है, 6। अच्छा भाई ये पीछे आप लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप लोग लैपटॉप है, ठीक है। तो हंसी क्यों आ रही भाई, क्या देख रहे हो लैपटॉप में, ऐसा क्या देख रहे हैं भाई ये लोग, देखो ज़रा बराबर में, हंस क्यों रहे हो। अच्छा भाई यहाँ पे सिंपल, अभी यहाँ पे H1 का जो टैग है वो सबसे बड़ा होता है और ये सबसे छोटा होता है। अब मेरा एक बेसिक सा सवाल है, हो सकता है ये सवाल आपके MCQs में भी हो। आपने स्टाइल के लिए एक चीज़ समझिए, स्टाइल वाला काम तो हम CSS से करेंगे, स्टाइल वाला काम तो हम CSS से करते हैं। क्या मैं H6 को H1 से बड़ा नहीं कर सकता हूँ CSS से, बिल्कुल कर सकते हैं। H1 को हम छोटा नहीं कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। बेसिकली HTML के अंदर जो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, ये एक तरह का स्ट्रक्चर बता रहा है। आपकी मेन हेडिंग जो है H1 के अंदर होनी चाहिए, आपकी जो बिल्कुल मेन हेडिंग है वो H1 के अंदर होनी चाहिए, उसकी सब हेडिंग H2 के अंदर, उसकी सब हेडिंग H3 के अंदर। जस्ट इसको स्टाइल के लिए नहीं यूज़ करते, स्टाइल के लिए CSS है, तो स्टाइल के लिए CSS है, लेकिन इसका बिहेवियर हमें पता है कि H1 सबसे कैपिटल है और ये वाला सबसे स्मॉल है। इसका बिहेवियर हमें मालूम है, लेकिन हमें एक चीज़ ये भी पता है कि ये वाला काम तो हम CSS से भी इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन पर्पस है ये यही है। H1 हमारे पास मेन हेडिंग के लिए यूज़ होगा, इसके बाद वाला उसके सब उसके सब उसके सब, सही है। इस तरह से यहाँ पे ये जो कैटेगरी डिफाइन हुई हुई है H1 की, इस तरह से हुई हुई है, सही है। इसी तरह से पैराग्राफ का टैग आ रहा है, ये तो बहुत ही आसान सा है कि P के अंदर मैंने कुछ भी लिखा तो वो नॉर्मल पैराग्राफ की तरह ट्रीट होगा। हो सकता है कोई ऐसा सवाल आ जाए मैं कोई भी टैग का यूज़ नहीं करूँ और वहाँ पे जस्ट मैं हेलो लिख दूँ, क्या ये चलेगा या कोई एरर देगा? 3-4 ऑप्शंस हों, एरर, अनडिफाइन, ये सारी चीज़ें, चलेगा, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। हो सकता है ऑप्शन में ये भी हो, चलेगा लेकिन तरीका सही नहीं हो, इस तरह से नहीं लिखा हुआ होगा। लाजमी सी बात है वो इंग्लिश में प्रॉपर फॉर्मल वे में होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपने बता देना कि चलेगा लेकिन प्रॉपर वे नहीं है। प्रॉपर वे यही है कि आप एलिमेंट यूज़ करें, सही है भाई। अच्छा भाई बोल्ड और इटैलिक हमने समझ लिया था। बोल्ड क्या करता है, बोल्ड करता है, इटैलिक क्या करता है, इटैलिक करता है। लेकिन ये दोनों काम कर तो रहा है, ज़्यादा बेहतर है हम इन दोनों काम को CSS से करेंगे, सही है, क्योंकि ये स्टाइल वाला काम है ना। अच्छा भाई सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या करता है, सुपर क्या करेगा भाई, थोड़ा सा टेक्स्ट को ऊपर दिखाएगा और ये सब स्क्रिप्ट थोड़ा सा नीचे करेगा, ठीक है भाई। वाइट स्पेस को HTML इग्नोर करता है, वाइट स्पेस को HTML
इग्नोर करते हैं। आपको एक्चुअल में एक लाइन ब्रेक करनी है तो बी आर का टैग यूज कर लें। स्पेस चाहिए 2 कैरेक्टर के बीच में, एक स्पेस तो काउंट होगा, एडिशनल चाहिए, बताया था मैंने। एंड NBSP, एंड NBSP सही है। यहाँ पे सिंपल, अगर मैं यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए तो सिंपल मैं लिखूंगा एंड NBSP, सही है भाई। अच्छा भाई ये BR के बारे में बता रहे हैं और ये HR के बारे में बता रहे हैं। अच्छा ये क्या, कौन सा टैग है ये? सेल्फ क्लोजिंग। यहाँ पे स्लैश नजर आ रहा है ना? हाँ भाई, अगर ये क्लोजिंग टैग होता तो ये वाला स्लैश कहाँ होता? BR से पहले, बिल्कुल सही। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अच्छा भाई सेमेंटिक मार्कअप के अंदर जितने टैग्स यूज होते हैं हम बेसिकली उसको SEO के लिए यूज करते हैं जी। HR का टैग हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है ना, ये जिस तरह से ये है BR हमारे पास, ये लाइन ब्रेक करेगा, सही है। जस्ट देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, BR लगा दिया इस ड्यू के बाद, इस डे के बाद, तो डे के बाद एक लाइन ब्रेक हो गई। यहाँ पे इन्होंने HR कहाँ लगाया हुआ भाई? इस क्लॉक वाइज के बाद HR लगाया हुआ है, सही है। अब HR का क्या काम है? क्लॉक वाइज के बाद लाइन भी ब्रेक करो और ये वाली लाइन भी बना दो। देखो ये जो लाइन आ रही है ये HR से आ रही है, सही है जी। वर्टिकल लाइन के लिए नहीं, अगर मुझे लाइनिंग वगैरह कोई स्टाइल के लिए चाहिए तो उसका काम मैं CSS से करूंगा। अच्छा भाई सेमेंटिक मार्कअप के अंदर हम वो टैग्स यूज करते हैं जो हमारी SEO को बेहतर कर दे, सही है। स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस का मैंने आपको बताया था। कोई भी टेक्स्ट जिसकी बात हो रही हो आप उसको स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस के अंदर बंद कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी, आपकी मर्जी है। स्ट्रॉन्ग का थोड़ा सा जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है इसका काम है थोड़ा सा बोल्ड कर देना, सही। अगर ये नहीं भी करे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो अगर पूछेगा तो बताना पड़ेगा। अगर स्ट्रॉन्ग का काम है बोल्ड करना तो ये पूछ भी सकता है वो, लेकिन अगर ये नहीं करता है तो हम इसको CSS से भी बोल्ड कर देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एम्फेसिस का काम है थोड़ा सा इटैलिक करना, सही है। अच्छा भाई कोटेशन का मैंने आपको बताया था, है ना। आप किसी दूसरी की बात उठाकर रख रहे हैं तो उसको ब्लॉक कोड के अंदर रखेंगे, ब्लॉक कोड के अंदर रखेंगे, सही है। और आप उसको कोटेशन के अंदर भी रख सकते हैं। क्यू के अंदर रखेंगे तो सिंपल इस तरह का कोटेशन आ जाएगा। आप चाहें तो ये कोटेशन नॉर्मल कीबोर्ड से भी लगा सकते हैं, इस तरह का बटन होता है आपके कीबोर्ड में, लेकिन ये आपकी SEO को मज़ीद बेहतर करेगा कि इसके अंदर आपने कोटेशन रखा है, ब्राउज़र को भी पता है, सही है। अच्छा भाई एब्रीविएशन का टैग हमने पढ़ा था, सही है। एब्रीविएशन का टैग क्या करता है? ABBR के अंदर आप नॉर्मल HTML लिखेंगे, जिस चीज़ का भी आप चाहते हैं कि यहाँ पे इन्होंने PROF लिखा हुआ है, और इसकी जो फुल फॉर्म है, ये कहाँ लिखेंगे? एब्रीविएशन के टाइटल के एट्रीब्यूट के अंदर, सही। यहाँ पे इन्होंने एब्रीविएशन के टाइटल के एट्रीब्यूट के अंदर ये वाला काम कर दिया है। अच्छा ये जो दूसरा टैग नज़र आ रहा है इसका काम भी बिल्कुल यही सेम है, लेकिन ये आजकल बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता और हो सकता है इसका भी सवाल आपके पास नहीं आए। जस्ट यहाँ पे ABBR की जगह आपने ये वाला नाम लिखना है, पता नहीं क्या अजीब सा नाम है, ACRONYM, पढ़ना भी नहीं आ रहा है, सही है। अच्छा भाई यहाँ पे फिर आपके पास कौन सा टैग होता है? साइट का और डेफिनेशन का। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज़ की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आप उस स्पेशल, फॉर एग्जांपल मैंने साइंस की डेफिनेशन लिखी है तो साइंस को उठा के मैं बंद करूँगा DFN के अंदर, सही है। देखो यहाँ पे इन्होंने ब्लैक होल के बारे में कुछ लिखा हुआ है तो ब्लैक होल को उठा के इन्होंने बंद कर दिया DFN के अंदर। हाँ ये काम उससे भी हो रहा है। अगर उसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, ये स्पेसिफिक है कि इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, सही है। ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग के अंदर मैंने साइंस लिखा और साइंस का मैं कुछ और बता रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ साइंस के अंदर ये चीज़ें होती हैं, ये इसका बिहेवियर है। अगर मैं साइंस की एक्चुअल डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ तो इसको मैं DFN के अंदर रखूँगा, सही। ये स्पेसिफिक और ज़्यादा स्पेसिफिक कर देगा, यहाँ पे मैं डेफिनेशन बताने लगा हूँ। अच्छा ऑथर डिटेल आप नॉर्मली पैराग्राफ से भी रख सकते हैं, बेहतर है आप उसको एड्रेस के अंदर रखें, सही है। आप चाहें तो उसको नॉर्मल पैराग्राफ के अंदर भी इस तरह रख देंगे, आपका काम चलने वाला है। आप चाहते हैं SEO मज़ीद बेहतर हो जाए, उसको उठा के एड्रेस के अंदर रख देंगे। यहाँ पे इंसर्ट और डिलीट का टैग है, इंसर्ट और डिलीट का टैग है। इंसर्ट और डिलीट का टैग क्या करेगा? अगर मैं इसको UI की बात करूँ, यूज़र इंटरफेस पे कैसा फ़र्क दिखाएगा ये इंसर्ट, कि ये वाली चीज़ इंसर्ट हुई है, देखो यहाँ पे ये अंडरलाइन इसने करके दिखा दिया। डिलीट का मतलब ये इस तरह से कट मार्क दिखाएगा, ये वाली चीज़ डिलीट हुई है। लेकिन ये मैं यूज़ कब करूँगा?
प्राइस के लिए नहीं नहीं नहीं, उसके लिए हम एस यूज़ करते हैं। टेम्पररी चाहिए तो हम एस का यूज़ करेंगे। अगर मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी तो उसको मैं इस तरह से रिमूव करूँगा और इस तरह से इंसर्ट करूँगा। और नॉर्मली टेम्पररी चाहिए कहीं पे प्राइस वगैरह ये सारी चीज़ों के लिए तो वहाँ पे एस का यूज़ करेंगे, स्ट्राइक का। सही है, देखो स्ट्राइक के लिए इन्होंने शायद प्राइस के लिए यूज़ किया हुआ है। अच्छा भाई, लिस्ट का चैप्टर बहुत आसान है। लिस्ट के अंदर हमारे पास 3 तरह की लिस्ट होती हैं। कौन कौन सी लिस्ट होती हैं? ऑर्डर, अनऑर्डर और डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स आ रहे होते हैं, अनऑर्डर के अंदर भी लिस्ट आइटम आ रहे होते हैं, ये तो मुझे भी पता था। अच्छा, डेफिनेशन लिस्ट के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी 2 चीज़ें? बिल्कुल सही है, डेफिनेशन टाइटल और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, डीटी और डीडी। सही है। अच्छा, यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं इन्होंने क्या काम किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने एक ऑर्डर लिस्ट बनाई, सही है, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 5 6 लिस्ट आइटम को रख दिया। सही है भाई। ऑर्डर लिस्ट तो बहुत आसान है ना। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप जितने आइटम चाहें उतने लिस्ट आइटम्स को क्रिएट करते हैं, सिंपल एज दैट, है ना। इसी तरह से अनऑर्डर बनेगा, इसी तरह से अनऑर्डर भी बनेगा। सही है भाई। अच्छा भाई, यहाँ पे अनऑर्डर भी हमारे पास बन गया, ऑर्डर भी बन गया, ये सारी चीज़ें आसान है। इसके अंदर कुछ बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं है ना। अच्छा, अब ये डेफिनेशन लिस्ट को थोड़ा देख लेते हैं। डेफिनेशन लिस्ट का आपने सबसे पहले एलिमेंट ओपन करना है। इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, डीटी और डीडी, डेफिनेशन टाइटल और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। टाइटल के अंदर मैं कुछ लिखूंगा तो डेफिनेशन की टाइटल होगी। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे मैंने डेफिनेशन की लिस्ट बनानी है और मेरे पास तकरीबन 5 डेफिनेशन मैंने लिखनी है। फिज़िक्स, बायो और क्या होता है यार, ये केमिस्ट्री। सही है, ये सारी चीज़ें हैं और इसकी डेफिनेशन मैंने लिखनी है। तो मैंने डेफिनेशन लिस्ट का यहाँ पे टैग ओपन करना है। डीटी के अंदर सबसे मैं पहले लिखूंगा फिज़िक्स, फिर डीडी के अंदर फिज़िक्स के बारे में लिखूंगा। दूसरा डीटी होगा, उसके अंदर मैं केमिस्ट्री लिखूंगा, और डीडी के अंदर मैं लिखूंगा कुछ भी नहीं आता केमिस्ट्री के बारे में, है ना। उसके बाद तीसरा डीटी साइंस, उसके बाद मैं डीडी के अंदर लिख दूंगा। उसके बाद इस डीएल को क्लोज कर दूंगा। सही है, डीएल एंड में क्लोज होगा और शुरू में ओपन होगा। सारी चीज़ें डीटी और डीडी सब इस डीएल के अंदर आने वाली हैं। सही है। हाँ भाई, डीएफएन से भी हो सकता है। मैं चाहूँ तो ये जो डेफिनेशन टाइटल आ रहा है ना, इसको और एसईओ मजीद बेहतर करने के लिए इसको मैं डीटी के अलावा डीएफएन के अंदर भी बंद कर दूंगा। दोनों चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड का क्या मतलब होता है? नेस्टेड लिस्ट का क्या मतलब है? एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। ठीक है। अच्छा, ये नेस्टेड मेरे ख्याल से इंग्लिश में इसको जाल वाल होता है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, इसका मतलब ये। सही है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक यूएल बनाया। ये नेस्टेड यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए जल्दी से। सही है, यहाँ पे जल्दी से मैंने इसको कमेंट किया और यहाँ पे एक यूएल बना लेते हैं। सही है। इसके अंदर एक लिस्ट आइटम है फैन। हाँ भाई, इधर से शोर की आवाज़ क्यों आ रही है? फैन, कंप्यूटर और कार। सही है। अच्छा भाई, मैं चाहता हूँ इस कंप्यूटर की एक सब लिस्ट बन जाए, माउस और कीबोर्ड उसके अंदर मैं रख दूंगा। सब लिस्ट के अंदर कीबोर्ड एंड माउस इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर ना, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, माउस और कीबोर्ड को इसकी सब लिस्ट के अंदर रख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस एलआई के अंदर आ जाऊँगा। सही है, क्योंकि मुझे कंप्यूटर की सब लिस्ट क्रिएट करनी है। एंड देन यहाँ पे एलआई बना दूँ। सही है, बिल्कुल सही है। ओएल या फिर यूएल, बिल्कुल वही पुराने तरीके से जिस तरह हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। नया ओएल, ओएल के अंदर कंप्यूटर, सॉरी कीबोर्ड, एलआई, बिल्कुल सही है। एलआई, एलआई के अंदर कीबोर्ड। सही है। और इसी के बाद मैं इस ओएल के बाद क्या कर सकता हूँ, ओएल के ऊपर ना, यहाँ पे ना एलआई और यहाँ पे माउस। सही है। अच्छा भाई, लिंक्स का चैप्टर हमने पढ़ा है। लिंक्स तो बहुत आसान सी चीज़ है, मैंने आज आपको रिवीजन भी थोड़ा बहुत कराया है। लिंक्स की कुछ टाइप्स होती हैं, उसको देख लेते हैं। एब्सोल्यूट लिंक, रिलेटिव लिंक, स्पेशल लिंक्स, है ना। अच्छा भाई, एब्सोल्यूट लिंक की सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, यूज़र को दूसरी वेबसाइट के ऊपर भेजना। यूज़र को
दूसरी वेबसाइट के ऊपर भेजना। रिलेटिव लिंक की सिंपल सी डेफिनेशन है अपनी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज के ऊपर भेजना। सही है, ये दो चीज़ें समझ में आ गई। एब्सोल्यूट के अंदर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, https:/। कोई भी लिंक आप देंगे इससे पहले https:/। ये सेंटेक्स आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है वहाँ पे लिखा हुआ https:// और आप ये लगा के आ रहे हो और ये चारों ऑप्शन में हो। ठीक है, क्या है https:// उसके बाद आप www.com जो भी आपका URL बनता है। ठीक है, अच्छा भाई लिंक बनाना बहुत आसान है। लिंक के लिए हमारे पास लिंक का टैग नहीं होता। किसका टैग होता है? ए का टैग होता है। सही है, एंकर का। सही भाई। अच्छा भाई यहाँ पे ये कह रहा है अगर आपने एंकर टैग के अंदर href देना है। href दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से दो तरीके? एब्सोल्यूट और रिलेटिव। सही है, अगर आपने एब्सोल्यूट देना है तो https:// के साथ दें। सही है, यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ रही है ना। ये वाला काम इन्होंने कैसे किया होगा, ये सारे लिस्ट आइटम को उठा के बंद कर दिया एंकर टैग के अंदर और इन सब के href में इन्होंने अलग अलग पेज का या अलग अलग कोई एब्सोल्यूट URL का लोकेशन दे दिया। सही है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये बन जाएगा क्या आप लोगों से? हो सकता है वहाँ पे MCQ में एक छोटा सा ऑप्शन हो ना कोड करने का, यहाँ पे जल्दी से इसका कोड करके दे दो। हो सकता है, हमने भी दिया MCQ, इस तरह का काम होता है यहाँ। सही है, अच्छा भाई यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरह का कोड। कैसे होगा भाई ये? यहाँ पे जल्दी से मैं बनाऊँगा 1 2 3 4 आइटम्स है ना, तो इसके लिए मैं ऑर्डर बनाऊँगा, अनऑर्डर लिस्ट बनेगी और 4 LI बन जाएगी उसके अंदर। हर एक LI जो है वो बंद होगा एंकर के अंदर। सही है, एंकर के href में मैंने कहीं ना कहीं पाथ दिया हुआ होगा इसका। सही है, अच्छा भाई डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमने समझा था है ना। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यहाँ पे जल्दी से मैं बता दूँ, ये तीनों इसके चाइल्ड हैं। क्यों? क्योंकि टेस्ट 1 के अंदर तीनों मौजूद हैं। इसका मतलब ये तीनों आपस में कौन है? तीनों आपस में सिबलिंग्स हैं। ठीक है भाई, तीनों आपस में सिबलिंग्स हैं और इनके इसके चाइल्ड हैं, टेस्ट 1 के चाइल्ड है। मैं पूछूं लॉगिन का पेरेंट कौन है? टेस्ट 1। अबाउट का पेरेंट कौन है? टेस्ट 1। इंडेक्स का पेरेंट टेस्ट 1। इसी तरह से मैं यहाँ पे और भी रिलेशन बना सकता हूँ। सही है, जिस तरह से इन्होंने काम किया हुआ है। ये जो है इसके अंदर आ रहा है तो ये इसका चाइल्ड हो गया है ना, और ये इमेजेस भी किसका चाइल्ड है? इमेजेस भी इस एग्जाम्पल आर्ट्स का चाइल्ड है। सही है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, कौन किसका चाइल्ड है, कौन किसका पेरेंट है, सिबलिंग्स। ये तीनों आपस में कौन है? सिबलिंग है। सही है भाई। अच्छा ये बता रहा है ये इसका ग्रैंड चाइल्ड है। क्यों है? क्योंकि इसका एक चाइल्ड था जिसका नाम है मूवी, उसके बाद फिर यहाँ पे इसका मूवी का चाइल्ड है DVD। सही है, तो इसलिए ये इसका कौन हो गया? ग्रैंड चाइल्ड। क्या कह रहे हो? सिनेमा का है, ये रहा। अच्छा भाई सिनेमा कौन किसका है? भाई सिनेमा सबसे पहले सिनेमा का जो पेरेंट है वो मूवी है। सिनेमा का पेरेंट मूवी है। मूवी का पेरेंट कौन है? मूवी का पेरेंट इमेज थोड़ी है, मूवी का पेरेंट एग्जाम्पल आर्ट है। सही है, हाँ भाई सही है, इसका ग्रैंड चाइल्ड हो गया ना सिनेमा। ठीक है, सही है, ठीक। अच्छा भाई अब हमारे पास आ रहा है रिलेटिव URL। रिलेटिव URL के अंदर हमने पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन तो समझ ही लिया है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन तो समझ लिया है। अभी अगर मुझे किसी एक फोल्डर से बाहर निकलना है तो मैं लगाऊंगा $/। किसी एक फोल्डर से बाहर निकलना है तो मैं लगाऊंगा $/। अगर मुझे किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो उस फोल्डर के नाम के आगे सिर्फ स्लैश लगेगा। सही है, जिस फोल्डर के अंदर जाना है उस फोल्डर के नाम के आगे सिर्फ स्लैश लगेगा। जहाँ पे मैं मौजूद हूँ उसके सिबलिंग्स में से किसी एक फाइल को मुझे एक्सेस करना है या सिबलिंग्स में से कहीं जाना है तो मैं लगाऊंगा $/। सही है, $/, $/, और स्लैश। इसमें कोई मसला? हाँ भाई इधर से देख लो, अभी अगर मसला है तो अभी पूछ लो, फेल हो जाओगे उसके बाद बोलोगे सर पास करवाना है, फिर नहीं होगा ये काम। कहाँ पे? हाँ ग्रैंड में होते हैं। अगर मैं $// लिखूंगा तो इसका मतलब मैं अभी उसके पेरेंट से निकला हूँ। पेरेंट से निकलने के बाद मैं उसके पेरेंट के सिबलिंग को देख सकता हूँ, उसके देख सकता हूँ कितने चाचा हैं, कितनी उसकी फुप्पी हैं। सही है, ये सारी चीज़ें मैं देख सकता हूँ। अगर मैंने दोबारा से $// लगा दिया तो फिर मैं उसके ग्रैंड चाइल्ड के सिबलिंग्स को देख पाऊँगा। सही है, अभी अगर मुझे इसके पेरेंट से निकलना है, मैं मौजूद हूँ index.html में, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे जल्दी से मैं
एंकर टैग बनाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं डॉट स्लैश लिखूँ तो यहाँ पे सारे सिबलिंग का एक्सेस आ जाएगा, आ रहा है। अगर मैंने डबल डॉट स्लैश लिखा तो इसके पेरेंट के सिबलिंग का एक्सेस आएगा। सही है, सही भाई, यही सारी चीज़ें मौजूद थी ना जो हम रोज़ पढ़ रहे हैं। और अगर मुझे इससे भी बाहर निकलना है तो मैं ये कर सकता हूँ। सही है, अच्छा भाई यहाँ पे रिलेटिव यूआरएल हमने समझ लिया। अब यहाँ से ईमेल, हमारे पास कुछ स्पेशल लिंक्स होते हैं जैसे कि ईमेल, टेलीफोन और अच्छा हाँ सही, मैंने आपको शायद व्हाट्सएप का नहीं बताया, अभी शायद आपको ज़रूरत भी नहीं है उसकी। सही, मैं आपको बाद में बताऊंगा। व्हाट्सएप के लिए दूसरा तरीका होता है। अच्छा भाई आपकी बुक के अंदर जस्ट मेल टू है तो अभी जस्ट मेल टू को देख लेते हैं। आपने किसी भी एंकर टैग के अंदर, एचरेफ के अंदर, अब एंकर टैग के अंदर क्या बताना है, स्पेशल लिंक। क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है तो एचटीटीपी नज़र नहीं आ रहा, रिलेटिव नहीं है तो कोई मुझे पाथ वगैरह इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही। इसका काम क्या है, इसका काम है कोई भी इस पर क्लिक करे, इस ईमेल पे मेल कर देना। तो सिंपल ये स्पेशल लिंक होता है। आप मेल टू कॉलन लिखें, जहाँ पे भी ईमेल करवाना चाह रहे हैं आप क्या करें, ईमेल एड्रेस लिख दें। सही है, अच्छा भाई ये कह रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है, आपने जो भी लिंक लगाया हुआ है, मैं चाहता हूँ नए टैब पे खुले या नए विंडो पे खुले। तो आप एक एट्रीब्यूट लगा दें टारगेट का, इसकी वैल्यू सेट कर दें अंडरस्कोर ब्लैंक। सही भाई, ये सारी चीज़ें आसान है। स्क्रॉल वगैरह तो मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता है कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं टॉप पे क्लिक करूँ तो ये फिल्म मेकिंग ट्रम पे आ जाए, ये काम कैसे होगा? तो अभी मुझे ये क्या करना पड़ेगा? हाँ भाई, आईडी को नाम मैंने दे दिया। सही है, फिल्म मेकिंग ट्रम को मैंने नाम दे दिया हेलो। एंकर टैग लगेगा कहाँ पे? टॉप पे, बिल्कुल सही है। इस टॉप पे एंकर टैग लगेगा। एंकर टैग के अंदर मैं एचरेफ के अंदर अब हैश करके बताऊंगा। हैश करके मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आईडी को टारगेट करने का तरीका ही हैश का है। सही है, आईडी को टारगेट करने का तरीका ही हैश का है। सिंपल में हैश, और मैंने आईडी अगर हेलो दिया था तो मैं हैश हेलो लिख दूंगा। सही है, इसी तरह से ये सारा काम चल रहा है। इसके क्लिक पे यहाँ जाना है, इसके क्लिक पे यहाँ जाना है, ये सारा काम करवा सकते हैं आप। सही है, अच्छा भाई इमेजेस का चैप्टर हमारे पास आ रहा है। इमेजेस का चैप्टर हमने पढ़ा था। इमेज लगाने के लिए आपके पास इमेज का एलिमेंट होता है जो कि सेल्फ क्लोजिंग है, जो कि सेल्फ क्लोजिंग है। इसके अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं, दो तीन चीज़ों से मुराद दो तीन एट्रीब्यूट जो कि ज़रूरी है। अच्छा, ऑल्ड का एट्रीब्यूट ना भी लगाऊं तब भी मेरा काम चल जाएगा, लेकिन आपने लगाना है। आपकी एसईओ भी अच्छी होगी और एमसीक्यूज में अगर ऐसा सवाल हो, एक में लगा हुआ हो एक में नहीं, तो आप जिस उसमें लगाएंगे जिसमें ऑल्ड हो। सही है, आप लेकिन आपको पता होना चाहिए, बगैर ऑल्ड के भी आपका काम चल जाएगा। सही है, अच्छा भाई उसके अलावा इसके अंदर और क्या होता है, सोर्स आप बताते हैं। एंकर टैग के अंदर मैं जो पाथ बता रहा था वो एचरेफ के जरिए बता रहा था। यहाँ पे जो मैं इमेज का यूआरएल या इमेज का पाथ बताऊंगा वो सोर्स के जरिए बताऊंगा। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, बाज़ औक़ात स्टूडेंट कर देते हैं, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना। और यहीं पे वो स्टूडेंट के साथ जो है ना थोड़ा प्ले करते हैं, देखते हैं कि स्टूडेंट को याद है नहीं है, इधर वो एसआरसी कर देंगे, उधर वो एचरेफ कर देंगे। सही है, इमेज के साथ हम एसआरसी यूज़ करते हैं, एंकर टैग के साथ एचरेफ यूज़ करते हैं। सही है, अच्छा भाई एंकर टैग के अंदर एचरेफ में हम क्या बताएंगे? एंकर टैग के अंदर एचरेफ में रिलेटिव यूआरएल, एब्सोल्यूट यूआरएल या स्पेशल लिंक। सही है, अब मैं आ रहा हूँ इमेज पे। इमेज पे हम सोर्स पे बताते हैं, इमेज का सोर्स या फिर पाथ, सोर्स या पाथ। अच्छा, सोर्स क्या है? ओपन सोर्स में कहीं पे भी जाऊँगा, कॉपी इमेज एड्रेस करके सोर्स लगा सकता हूँ। पाथ क्या होता है? मेरी इमेज कहाँ मौजूद है उस चीज़ की लोकेशन बताऊंगा। अभी यहाँ पे इमेज मौजूद नहीं है, अगर यहाँ पे इमेज मौजूद हो जाए तो उसका मैं पाथ बताऊंगा। पाथ बताने का वही पुराना तरीका, सिबलिंग में है पाथ, उसके पेरेंट के सिबलिंग में है, जहाँ कहीं भी आप तो पहुँच जाएंगे ना। अगर वो उसके पेरेंट की भी सिबलिंग में मैं रख दूँ तो आप पहुँच जाएंगे। कैसे पहुँचेंगे? डबल डॉट स्लैश पेरेंट के सिबलिंग देखने लगेंगे एंड देन इमेज का नाम लिख देंगे। सही। अच्छा भाई ये बता रहे हैं इमेज का आपके पास टैग होता है। सही है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। सही है, अच्छा उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप इसके अंदर सोर्स बता सकते हैं इमेज का। सही है, ये तो हमें पता ही है। ऑल्ड का मैंने आपको बताया, ऑल्ड तब चलता है जब आपकी इमेज लोड ना हो। सही है, जब आपकी इमेज लोड ना हो।
अच्छा भाई, उसके अलावा हमारे पास एक टाइटल भी होता है। टाइटल क्या चीज़ है, अगर इस इमेज के ऊपर मैं माउस लेकर जाऊंगा, ये वर्ड लिखा हुआ होगा वहाँ पे होवर, क्या लिखा हुआ होगा, होवर। होवर या ओवर भी हो सकता है, सही है। अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो भी मैंने टाइटल आगे इक्वल टू करके लिखा होगा वो वाला टेक्स्ट नज़र आएगा। यहाँ तक याद है? अच्छा भाई, ये कह रहे हैं कि इमेज की हाइट और विड्थ भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका है हम CSS से करेंगे। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो हाइट और विड्थ का एक एट्रीब्यूट होता है, वो लगा कर सकता हूँ। कहाँ गया भाई, ये रहा। विड्थ का एक एट्रीब्यूट है और हाइट का एक एट्रीब्यूट है, और इसके अंदर ये पिक्सल्स के अंदर क्या दिया हुआ है, ये सब चीज़ों के बारे में वो नहीं पूछेंगे क्योंकि ये सारा पार्ट CSS का है, ठीक है। अगर फिलहाल यहाँ पे ये पूछ लें हाइट और विड्थ अप्लाई हो जाता है, यहाँ से बिल्कुल हो जाता है ना। एक एट्रीब्यूट लगता है हाइट और विड्थ के लिए और बिल्कुल हो जाता है, सही है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, वेयर टू प्लेस इमेज, ये सारी बातें हैं कि आपने इमेज को कहाँ रखनी है। ये सारा काम आपके टेस्ट में नहीं आने वाला, सही है, क्योंकि ये पार्ट है CSS का। तो यहाँ से मैं अलाइन वगैरह ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो भी आप इमेज सेव करेंगे ना, वो राइट फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, सही है। राइट फॉर्मेट से क्या मुराद है, इमेज के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो हमने पढ़े हैं। इमेज के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, JPEG, PNG और GIF। एक और फॉर्मेट होता है SVG। SVG के ऊपर बाद में आते हैं। अभी PNG हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे कुछ लिमिटेड कलर होते हैं, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड होती है, फॉर एग्जांपल लोगो। इन सब जगहों के लिए हम PNG यूज़ करते हैं। कहीं पे भी फोटोग्राफ लगेगी तो वहाँ पे हम JPEG यूज़ करेंगे, सही। अच्छा, हो सकता है आपके सवाल में आ जाए कि सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज वे कौन सा है, कौन सा फॉर्मेट है, तो वहाँ पे आप लिखेंगे WebP, सही है। WebP फिलहाल अभी मैंने आपको नहीं पढ़ा है क्योंकि आपके बुक के अंदर नहीं है और हो सकता है सवाल भी नहीं आए, लेकिन मैं आपके जहन में एक बात डाल रहा हूँ, सबसे ऑप्टिमाइज जो होता है वेबसाइट के ऊपर वो WebP फॉर्मेट है, सही है। WebP हम देखेंगे जब मैं आपको रिएक्ट जैसी चीज़ पढ़ाऊँगा तो उसके अंदर हम WebP का ही यूज़ करेंगे, सही है। अच्छा भाई, उसके बाद यहाँ भी क्या कह रहा है, इमेज का जो साइज़ है वो सही होना चाहिए। इमेज के साइज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको सर इब्राहिम ने बताया था कि आपने जो भी इमेज का साइज़ होगा एक्चुअल वही साइज़ रखना है, नहीं भी रखें तो उसकी साइज़ वही रहती है, लेकिन बेहतर है कि आप उसका साइज़ दें। ये बताया था ना सर ने, आप लोग थे, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, करेक्ट रेजोल्यूशन चूज़ करना है। आपने कोई ऐसी इमेज तो नहीं रख दी कि वो पिक्सलेट हो गई है, सही है। अगर मैं कोई छोटी इमेज को पूरे बैकग्राउंड पे लगा दूंगा तो लाजमी सी बात है वो इमेज पिक्सलेट हो जाएगी, इमेज फटना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना, सही है। और ये सारी चीज़ें हम जल्दी से यहाँ से स्किप करते हैं। ये GIF वगैरह का मैंने आपको बताया था कि GIF वगैरह ये सारी चीज़ें आजकल यूज़ नहीं होती, इससे बेहतर आप PNG यूज़ करें। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टैग आ रहा है फिगर और फिगर कैप्शन का। ये SEO के लिए बहुत बेहतरीन है, सही है। अगर आपने कोई इमेज लगाई और इमेज के बारे में ही कुछ लिखना है, ये तो नॉर्मल मैं पैराग्राफ से भी कर सकता हूँ, लेकिन इमेज लगाई और इमेज के बारे में ही कुछ लिखना है तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे फिगर का टैग यूज़ करूँगा और जो कुछ भी कैप्शन था इसका उसको उठा के फिगर कैप्शन के अंदर बंद कर दूंगा, सही है भाई। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ, फिगर का, फिर इमेज का, फिर लाइन अगर ब्रेक करनी है तो BR, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जस्ट फिगर का टैग आपको कोई UI में फ़र्क नज़र होता हुआ नज़र नहीं आएगा फिगर की वजह से, जस्ट वो आपकी SEO अच्छी करेगा। अच्छा भाई, अब हमारे पास चैप्टर शुरू हो रहा है टेबल का, सही है। अच्छा, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो आपके पास सवाल होंगे ना वो ज़्यादातर इनपुट चैप्टर से होंगे, तो जल्दी जल्दी से टेबल को देखते हैं और जाते हैं इनपुट की तरफ, सही है। सबसे ज़्यादा सवाल जो आते हैं वो इनपुट चैप्टर से आ रहे होते हैं। जल्दी से हम टेबल को देख लेते हैं। टेबल अगर हमें बनाना है तो हम टेबल का टैग यूज़ करते हैं, सही है भाई। अच्छा, टेबल के अंदर रोज़ आती हैं, टेबल के अंदर टेबल की रोज़ आती हैं, TR। टेबल के अंदर आप मल्टीपल रोज़ को क्रिएट कर सकते हैं। रोज़ बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं, रो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। मेरे पास ये जो फर्स्ट रो है इसका मतलब मैं इस तरह रो की बात कर रहा हूँ, सही। कॉलम हमारे पास इस तरह की वर्टिकल लाइन। इसी तरह से टेबल के अंदर आप मल्टीपल रोज बना सकते हैं TR के ज़रिए। अब कॉलम कैसे बनेगा, टेबल के अंदर जब हमारे पास रोज बन चुकी है, अगर मैं उस रो के अंदर डेटा ऐड करना शुरू कर दूं, लाजमी सी बात है कॉलम खुद ही क्रिएट होता रहेगा, सही है। टेबल के अंदर मल्टीपल रोज आएंगी, एक रो के अंदर आपके पास मल्टीपल TD होंगे।
एक रो के अंदर मल्टीपल टीडी, टीडी से मुराद टेबल का डेटा है। अच्छा यहाँ तक तो चीज़ें आसान है। अगर मुझे कॉल स्पैन या रो स्पैन करना है, रो स्पैन का मतलब होता है मैं बताता हूँ कि आपने कितने रो की जगह लेनी है, सही है। बाय डिफ़ॉल्ट वो एक की जगह ले रहा होता है, एक सेल की जगह लेता है। अगर मैंने किसी को भी रो स्पैन किया तो वो 2 रो की जगह लेगा, किसी को भी मैंने कॉल स्पैन किया वो 2 कॉलम की जगह लेगा। यहाँ तक चीज़ें आसान है। हाँ भाई, उसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि आपकी एसईओ मज़ीद बेहतर हो जाएगी। टेबल का जो हेडर वाला पार्ट होता है उसको आप टेबल हेड के अंदर रख देंगे। उसके बाद जो भी आपके टेबल का डेटा है उसको उठा के टेबल टी बॉडी के अंदर रख देंगे। जो भी आपके टेबल की समरी है, जो भी नीचे वाला पार्ट है उसको उठाकर टी फुट के अंदर रख देंगे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे ये वाला टेबल इन्होंने बनाया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ से मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि इसके अंदर रोज कितनी होंगी। यहाँ पे इधर लास्ट में 3 रोज है, बिल्कुल सही है, सही है। और ये जो 90 है, तीसरे रो का तीसरा टीडी है, तीसरे रो का तीसरा टीडी है, सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, रो स्पैन, कॉल स्पैन, ये सारी चीज़ें आपको पता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? 1 होता है। आप मुझे उससे बढ़ाना है तो मैं 2, 3, 4, 5 जितना भी मुझे करना है मैं उसको कर सकता हूँ, सही है। अच्छा भाई, यहाँ तक तो हो गई ना चीज़ें आसान। अब थोड़ा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको देख लेते हैं, सही है। अच्छा भाई, फॉर्म्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्स का इसीलिए मैंने आपको आज थोड़ा बहुत शुरू में भी बताया था कि फॉर्म्स के अंदर अगर मैं कोई इनपुट की फील्ड्स बनाना चाहता हूँ, मैं चाहूँ फॉर्म के अंदर बना लूँ, मैं चाहूँ फॉर्म के बाहर बना लूँ, ठीक है। अच्छा, इनपुट फील्ड्स के अंदर मल्टीपल तरीके होते हैं यूज़र से इनपुट लेने के, मल्टीपल तरीके होते हैं यूज़र से इनपुट लेने के, ठीक है। 1-2 तो हमने आज क्लास में भी देखी, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप ईमेल, सही। ये चीज़ें तो हमने आज देख ली हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे पास रेडियो बटन, सही है। ये टाइप टेक्स्ट हमने देख लिया, पासवर्ड हमने देख लिया, टेक्स्ट एरिया भी आप घर जाके देख लेना, सही है। टेक्स्ट एरिया के लिए सिंपल आपने टेक्स्ट एरिया का एक एलिमेंट बनाना होता है, सही है भाई। अच्छा, अब हमारे पास एक नई टाइप आ रही है रेडियो बटन। नई तो नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक हमारे पास टाइप है रेडियो बटन्स, ठीक है। अच्छा, ये रेडियो बटन्स हम किस तरह बनाते हैं? जस्ट उसकी टाइप को रेडियो कर देते हैं, जस्ट उसकी टाइप को रेडियो कर देते हैं। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इन दोनों से मुख्तलिफ हैं, अब इसको समझना है। एक तो ये चीज़ कि रेडियो बटन आपने बनाया है तो उसकी वैल्यू सेट करें। रेडियो बटन आपने बनाया तो उसकी वैल्यू सेट करें। वैल्यू सेट करना इसलिए ज़रूरी है, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था कि यूज़र कुछ लिख के वैल्यू नहीं दे सकता, है ना। तो वैल्यू यहाँ पे सेट करवाना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है? हाँ, नेम। जितने भी मेरे रेडियो बटन्स बन रहे हैं इन सब का नेम सेम होगा। जितने भी रेडियो बटन बन रहे हैं इनका नेम सेम होगा। अभी जो मैंने ऊपर 2 इनपुट फील्ड बनाया था उन दोनों का नाम अलग अलग रखा था क्योंकि दोनों अलग-अलग फील्ड थी। यहाँ पे जितने रेडियो बटन्स बन रहे हैं उनका नाम सेम होगा ताकि इसको पता चले ये फील्ड एक ही है, जस्ट यहाँ पे ऑप्शंस मल्टीपल है, सही है। इसी तरह से बिल्कुल सेम चेक बॉक्स है, नेम यहाँ पे भी सेम होगा, वैल्यू आपने यहाँ पे भी देनी है, लेकिन अगर टाइप आपने चेक बॉक्स कर दिया है उसका तो ये आपको मल्टीपल सिलेक्ट करने देगा। और रेडियो बटन क्या करेगा? आप दूसरा सिलेक्ट करेंगे, पहला वाला खुद ही अनचेक्ड हो जाएगा, सही है। ये छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ड्रॉप डाउन बनाने के लिए क्या कौन सा एलिमेंट होता है? ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हाँ भाई, इधर से ड्रॉप डाउन बनाने के लिए, इधर पीछे से आवाज़ नहीं आ रही भाई। सिलेक्ट का, ड्रॉप डाउन बनाने के लिए सिलेक्ट का एलिमेंट होता है। सिलेक्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। अच्छा, ये 2 चीज़ें तो समझ में आ गई। यहाँ पे भी एक चीज़ तो जहन मेरी बता रही है यही कि यहाँ पे यूज़र कुछ लिख के नहीं दे सकता, यहाँ पे भी यूज़र से कुछ ना कुछ सिलेक्ट करवाना, तो वैल्यू तो जाएगा ही जाएगा। अब ये वैल्यू सिलेक्ट के एलिमेंट में जाएगा या ऑप्शंस में जाएगा? ऑप्शंस में जाएगा, बिल्कुल सही है। इस फील्ड का जो नाम होता है ये नाम ऑप्शन में जाएगा या सिलेक्ट में जाएगा? कहाँ जाएगा? हाँ भाई, इधर जो 3rd रो में लास्ट में आप बैठे हैं क्लासेस में, मुझे बताएं नेम का जो एट्रीब्यूट है कहाँ लगेगा? ऑप्शन में, इधर 3rd रो पे जो ग्लासेस आपने लगाया हुआ है पीछे, जी
नेम का एट्रीब्यूट कहाँ लगेगा, ऑप्शन में या सिलेक्ट में? अच्छा, ड्रॉप डाउन के टैग में लगेगा। ड्रॉप डाउन का टैग कहाँ है? ड्रॉप डाउन का तो टैग नहीं होता। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए एक टैग होता है जिसका नाम है सिलेक्ट, सही है। अच्छा, ये सिलेक्ट में लगेगा, ठीक है, नेम। अच्छा भाई, सबमिट आपने अगर इस फॉर्म को सबमिट करना है तो बहुत सारे तरीके होते हैं। आप इनपुट की टाइप सबमिट कर दें, बटन की तरह काम करेगा। आप इमेज बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आजकल बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर सवाल आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ये क्या करेगा, एक ये बटन की जगह आपको इमेज दिखाएगा। जस्ट इसका काम भी क्या होगा, इस फॉर्म को सबमिट करना, सही है। दूसरा बटन क्या था, आप सिंपल बटन बनाएं और उसकी टाइप बाय डिफ़ॉल्ट तो रहती है सबमिट, नहीं भी है तो आप उसकी टाइप सबमिट कर सकते हैं, सही है। अच्छा, एक और हमारे पास टाइप होता है फाइल। टाइप फाइल से क्या होता है भाई, कोई फाइल अपलोड करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने और भी चीज़ें पढ़ी हैं। कौन कौन सी चीज़ हमने पढ़ी है? टाइप ईमेल, टाइप यूआरएल, रिक्वायर्ड हमने पढ़ा है ना। रिक्वायर्ड से क्या होता है, ये फील्ड ज़रूरी है। उसके अलावा हमने लेबल पढ़ा है, लेबल ज़रूरी है ना। किसी भी एलिमेंट्स, ये डब्बा है, इससे पहले मुझे बताना है कि ये डब्बे के अंदर क्या लिखना है यूज़र ने, तो उस चीज़ को हम कहते हैं लेबल। लेबल के अंदर फॉर और आईडी मैंने आज शुरू में ही बता दिया, तो दोबारा से नहीं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जल्दी से मैं एक काम करता हूँ। एंकर नहीं, यहाँ पे इनपुट एक फील्ड बना लेते हैं जिसकी टाइप टेक्स्ट है, सही है। और यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं, इसके अंदर नेम जाने वाला है। एक और चीज़ होती है हमारे पास, प्लेस होल्डर, सही है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जॉन डॉय, सही है। इस प्लेस होल्डर का मैंने आपको बताया था ना, इसका क्या काम होता है। इस प्लेस होल्डर का क्या काम होता है भाई, इधर पीछे जी, बिल्कुल सही है। इस फील्ड के ऊपर ये वाला जो जॉन डॉय का टेक्स्ट है ये आ रहा होगा बाय डिफॉल्ट, सही है। अच्छा भाई, ये जॉन डॉय जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, मैंने इसको प्लेस होल्डर के अंदर दिया हुआ है, सही। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं कुछ भी लिखना शुरू करूँ तो वो जॉन डॉय वहाँ से रिमूव हो जाएगा, सही है भाई। अच्छा भाई, ये यहाँ पे इसके अंदर तकरीबन हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। जस्ट मेथड और एक्शन के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। एक्शन के ऊपर क्या जाएगा, यूआरएल का, सॉरी सर्वर का यूआरएल जाएगा। मेथड के ऊपर आप मेथड बताते हैं। अच्छा, मेथड पता है क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी भी बंदे को कोई चीज़ भेजनी है यहाँ से, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं टीसीएस के ज़रिए भेज सकता हूँ, सारे कुरियर्स हैं जिसके थ्रू मैं भेज सकता हूँ। इसी तरह से सर्वर के ऊपर डेटा सेंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। मेथड का मतलब है बहुत सारे मेथड्स हैं। आप बहुत सारों में से आपको अभी दो ही याद रखना है, सही है। और भी होते हैं हमारे पास, डिलीट होता है, पुट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी आपने जस्ट दो ही याद रखना है। कौन सा दो है, गेट और पोस्ट। इन दोनों के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। गेट के अंदर कोई डेटा जा रहा है तो वो यूआरएल पे नज़र आएगा, सही है। अच्छा, गेट पे कोई डेटा जा रहा है तो वो यूआरएल पे नज़र आएगा। पोस्ट पे जा रहा है तो यूआरएल पे नज़र नहीं आएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और बता दूं, लेकिन ये एडवांस चीज़ है, हो सकता है आपके एमसीक्यूज़ में नहीं आए, लेकिन मैंने देखा नहीं है तो हो सकता आ भी जाए। एडवांस चीज़ ये है, गेट हम यूज़ करते हैं डेटा को गेट करने के लिए, डेटा को रिसीव करने के लिए, सही। ये एडवांस चीज़ है, हो सकता है नहीं है, जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। पोस्ट हम यूज़ करते हैं डेटा को सेव करने के लिए। बस ये एक छोटी सी बात है, आपने जहन के अंदर रखनी है। पोस्ट हम यूज़ करेंगे डेटा को सेव करने के लिए, गेट हम यूज़ करेंगे डेटा रिट्रीव करने के लिए। लेकिन अगर इस तरह का कोई मुश्किल सवाल नहीं हो तो वही पुराना तरीका कि यूआरएल पे दिखेगा और यूआरएल पे नहीं दिखेगा, सही। अच्छा भाई, यहाँ पे जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कोई नई चीज़ मुझे दिखी तो मैं बता दूंगा, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है। अच्छा, सिलेक्टेड और चेक्ड, ये दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। आप किसी भी चेक बॉक्स या रेडियो बटन में क्या लगा सकते हैं, चेक्ड लगा सकते हैं किसी स्पेसिफिक इनपुट के ऊपर, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चेक्ड हुआ होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ड्रॉप डाउन के अंदर लगाना चाह रहा हूँ तो वहाँ पे चेक्ड काम नहीं करेगा, क्या काम करेगा, सिलेक्ट। अच्छा भाई, अब हमारे पास दो तीन टाइप्स और होती हैं, जैसे कि डेट, टाइम, है ना।
सिंपल आपने क्या करना है, इनपुट की फील्ड बनाई आपने, उसकी टाइप को आपने कर देना है डेट, उसकी टाइप को आपने कर देना है टाइम। क्या करेगा, डेट आप करेंगे तो वो कैलेंडर खोलेगा, आपको डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा। टाइम करेंगे तो वो आपके पास टाइम जिस तरह सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है ना, वो आ जाएगा आपके पास। सही है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है, तो ये सारा काम आप घर जाके देख लेंगे। सर्च इनपुट का क्या काम होता है, क्या ये सर्च करने लगेगा पूरी वेबसाइट में? नहीं करेगा, लेकिन हाँ इसको हम यूज़ करते हैं कि या कहीं पे भी हमें वेबसाइट पे सर्च करवाना है तो हम ये वाले एलिमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन सर्च हमें जावास्क्रिप्ट से ही करवाना है। ये आप बिल्कुल प्रॉपर सवाल पढ़ेंगे कि सवाल पूछ क्या रहा है। सर्च करने के लिए ये वाले एलिमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन ये सर्च करेगा नहीं, सर्च हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही करवा सकते हैं। यहाँ पे एक एडिशनल ऑप्शन इसके पास ये होता है, मैं जब भी कुछ लिखता हूँ तो एक क्रॉस का आइकन आ जाता है, उस पर क्लिक करके मैं जो कुछ भी मैंने लिखा उसको क्लियर कर सकता हूँ। सही भाई? अच्छा भाई, उसके अलावा मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एक्स्ट्रा मार्कअप का चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। इसके अंदर बहुत ही आसान सी चीज़ें, कमेंट के बारे में पूछेंगे, कमेंट क्या होता है ना? कमेंट क्या होता है भाई? कमेंट, किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को मैंने कमेंट कर दिया तो ब्राउज़र उसको रीड नहीं करेगा। और पर्पस क्या होता है वो तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था कि कमेंट करने का क्या पर्पस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, और ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पता है HTML5 के अंदर इस तरह यूज़ होता है। अच्छा, आईडी का एट्रीब्यूट भी अभी हमने देख लिया, 3-4 दफ़ा देख लिया है कि किसी भी एलिमेंट को आप आईडी का एट्रीब्यूट दे सकते हैं। इसी तरह से आप क्लास का एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस तो पता ही है, आईडी हमेशा यूनिक होगी, क्लास एक जैसे हो सकते हैं। सही है भाई? इन दोनों में डिफरेंस पता है ना? ये सवाल आ सकता है, आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस है? आईडी यूनिक होती है, क्लास सेम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो ना दूसरों की लाइन में जाते हैं ना अपने लाइन में किसी को आने देते हैं। इनलाइन इसी का अपोजिट है, दूसरे की लाइन में भी जाएगा, अपने लाइन में भी दूसरे एलिमेंट को आने देगा। सही है भाई? अच्छा, इसके अलावा ग्रुपिंग के लिए हमने एलिमेंट पढ़ा था। हो सकता है आपके पास सवाल है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एलिमेंट कौन सा है HTML में? आपका आंसर होगा डिव का एलिमेंट है। डिव का एलिमेंट क्यों यूज़ करते हैं? ग्रुपिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। सही है? कोई शेप्स, कोई डब्बा, कोई सर्किल, कोई इस तरह की चीज़ बनानी है, उसके लिए हम डिव का यूज़ करेंगे। मैंने आपको डिटेल में एक वेबसाइट खोल के भी शायद दिखाया है ना, कुकिंग की वेबसाइट थी कोई। अच्छा, कुकिंग नहीं, शायद बुकिंग थी। अच्छा, इसके अलावा डिव के अलावा आपके पास ग्रुपिंग के लिए स्पैन भी होता है ना? इन दोनों में छोटा सा क्या डिफरेंस है? स्पैन इनलाइन है और डिव ब्लॉक एलिमेंट है। सही है? आई फ्रेम, छोटी सी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए इसकी? किसी दूसरे की वेबसाइट का कोई स्पेसिफिक पार्ट उठाकर अपनी वेबसाइट पे लगा दो। सही है? क्या यूट्यूब की वीडियो लगा सकते हैं आई फ्रेम से? कोई गूगल मैप लग जाएगा? अच्छा, हाइड और विद यहाँ से आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से देना बेहतर नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन अगर ये पूछे क्या दे सकते हैं यहाँ से, तो आपका आंसर होगा यस। अच्छा भाई, मेटा का टैग मैंने आपको पढ़ाया था, है ना? मेटा के अंदर यहाँ पे कुछ चीज़ें ये इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई हैं। सही है? लेकिन वैसे ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, ये नहीं आएगा आपके पास कि यहाँ पे इन्होंने ये जो नेम, व्यू, पोर्ट और कंटेंट बताया हुआ है, बेसिकली इसका मतलब है मेरे इस वेब पेज का साइज़ आप जिस भी डिवाइस पे ये वेबसाइट खुल रही है उसके बराबर रखना। जैसे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए बस। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन कौन सा था? यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड और रोबोट्स। डिस्क्रिप्शन के कंटेंट में आप वेबसाइट का देने वाले हैं। सही है? अच्छा, उसके बाद कीवर्ड के कंटेंट में आप क्या देंगे? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है भाई? आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है। अच्छा, रोबोट्स का मैंने आपको बताया था, नो फॉलो और यहाँ पे नो इंडेक्स होता है ना? नो फॉलो, नो इंडेक्स के बारे में हमने डिटेल में बात की थी लास्ट क्लास के अंदर। सही है? अच्छा, आपको इस तरह के कैरेक्टर चाहिए तो आप ये सारे सिंबल यूज़ कर सकते हैं कि कॉपी का आप देख लें, रजिस्टर का आप देख लें। सही है? और आप यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का देख लें, और ये एंड का देख लें। ये 4-5 सिंबल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, बाकी इन सब को याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो करेंगे बाद में। अच्छा भाई, यहाँ पे हमने लास्ट क्लास के अंदर ऑडियो और वीडियो का टैग पढ़ा था,
ऑडियो और वीडियो का टैग बिल्कुल सिंपल होता है। आप ऑडियो और वीडियो का टैग लगाएं, इसके अंदर सोर्स बता दें। जिस तरह से IMG के अंदर होता है ना, इमेज का सोर्स बताते हैं, इसी तरह से ऑडियो और वीडियो के अंदर भी हम सोर्स बताते हैं। अच्छा, इसी तरह से हम सोर्स बताते हैं। सोर्स आपके पास ओपन सोर्स भी हो सकता है और वीडियो का पाथ भी हो सकता है, जिस तरह से इमेज के अंदर काम चलता है। सही है, जिस तरह से इमेज के अंदर काम चलता है। यहाँ पे आप मल्टीपल सोर्स भी बता सकते हैं। एक तरीका है, यहाँ पे आप मल्टीपल सोर्स भी बता सकते हैं। क्या तरीका है वो? ऑडियो का टैग ओपन हुआ, उसके अंदर सोर्स का एलिमेंट आप ओपन कर देंगे और उसके अंदर आप SRC दें। उसके बाद दूसरा बताना है, ऑडियो के अंदर रहते हुए दूसरा सोर्स का एलिमेंट लगा देंगे और उसके अंदर दूसरा सोर्स। सही है, याद है ये सारी चीज़ें? इसको कोड में तो करके दिखाने की नीड नहीं है। सही है भाई, फिर इंशाल्लाह यहीं तक रखते हैं। जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है मैंने इसको रिवीजन करा दिया है।